थिंग्सअप की जर्नी में अगर मैं थिंग्सअप के मिशन के बारे में बात करूं और उसको एक सिंगल वर्ब में अगर आपको डिफाइन करना हो, We wanted to enable businesses to leverage the data that their operation, machines, manufacturing setups, their assets. जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड करते हो तो हमें पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर्सनली आपने क्या सीखा? एक्चुअली मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप फाउंडर का फर्स्ट जो जॉब है वो कंटिन्यूस लर्निंग का ही है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक बूटस्ट्रैप रखने में कंपनी को क्या आया? मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू कि यार इसका टाइम इतना बड़ा है क्या, अगर इतना बड़ा है देन वेयर कैन वी स्टार्ट एंड वेयर कैन वी गो। तो वो जो एस्पेक्ट है ना वो बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। चाइनीज मॉडल यूज करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को और आप उसको कैसे टैकल कर रहे हैं? तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो रिलायबल नहीं है या फिर वो चलते नहीं है या फिर वो चले तो दिन तक नहीं तो शाम तक जो बोलते हैं वो वैसे वाले नहीं है। वो दे आर रिलायबल, दे आर गुड वन। मैं सुनता हूँ काफ़ी फाउंडर्स से कि जैसे ही इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे बिजनेस करते हैं, तो उस साइड से आपको कुछ हेल्प मिला? Just like any part of an aircraft is important for it to take off, similarly, India's EV journey is taking off now. Every startup is critical for this journey. Today we have similar very important part of the journey, Akshay, and he is from ThingsUp. Welcome Akshay, how are you doing today? Hi, hello Sachin, I'm good and thank you so much for inviting me on the podcast. Yeah. So I wish that we have a very dynamic and real conversation around EVs and whatever is happening today. Yes, right? yes, yes. ठीक है। Looking forward to. तो अक्षय 2016 में आपने ये जर्नी शुरू करी करेक्ट। एंड उस टाइम आईओटी का बहुत बड़ा बजवर्ड नहीं था, राइट? तो जिस तरह से शुरुआत हुई तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। ओके, सो एक्चुअली थिंग्सअप का जो कंसेप्ट था हमारे दिमाग में दैट वाज बैक व्हेन वी वर इन कॉलेज। अच्छा। सो मी एंड माय को-फाउंडर प्रणव was basically from VIT Pune. हाँ। So during our college days what we used to do is हमारे कॉलेज के आसपास बहुत सारे MSME इंडस्ट्रीज थे। अच्छा। तो हम क्या करते थे, उन MSME इंडस्ट्रीज को छोटे छोटे ऑटोमेशन, रिमोट मॉनिटरिंग के प्रोजेक्ट्स करके देते थे। दैट वाज काइंड ऑफ आवर हॉबी एंड काइंड ऑफ पॉकेट मनी का एक जरिया था बेसिकली। नाइस। ओके, सो वी स्टार्टेड फ्रॉम सेकेंड ईयर, ओके, and by the third year, fourth year, we stopped taking money from our parents. So we were able to generate that much of a money that would actually sponsor our hobby kit projects as well as our education. So उस टाइम से ही हमको मतलब बिजनेस में कुछ तो करना था and all of our projects were related to automation, remote monitoring and all. So when we graduated, the first thought in our mind was ki chalo let's start, make it a full-fledged business. But then again we met some gentlemen, get some guidance and we understood ki yaar both of us are not coming from any business background. Okay, both of us coming from a normal middle class background. In fact, my background is farmer. Like my dad is still doing farms. We have a farm in Pune. अच्छा। And they do that part there. And Pranav is also coming from non-business background. So our so-called mentor at that point of time suggested us कि you take some experience, work at some corporate, understand कि कैसे एक कंपनी रन होती है, एक बिजनेस कैसे रन होता है। एंड दैट वाज अ एरा वहाँ पे स्टार्टअप वाज नॉट पॉपुलर, ओके, सोशल मीडिया वाज नॉट दैट मच अवेयर, स्मार्टफोन इटसेल्फ वाज नॉट दैट मच ऑफ पॉपुलर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो यूट्यूब पे आप पॉडकास्ट, रील, दैट वाज नथिंग देयर, करेक्ट? सो फॉर अस द ओनली सोर्स वाज यू मीट सम इंडस्ट्री पीपल and get there, वहाँ से सीखो and वैसे करो. So then I joined Emerson. So in Emerson I was working in oil and gas. अच्छा, ठीक है. And Pranav joined Tata Motors, like Tata Elxsi. So he was working in connected cars. So both of us were again coming into same field जहाँ पे basically IoT use हो रहा है, correct? हाँ. And that's when we realized कि यार this is very interesting और ये तो बहुत बढ़िया है. And I was actually looking कि oil and gas field में IoT क्या wonders कर रहा है. Pranav was working with actually in vehicle segment OEM like Tata Motors, and he was saying कि what IoT can do. Okay, and that's when we thought कि यार इसमें कुछ तो करना चाहिए, business तो करना है, तो let's do something in IoT. No product idea, कुछ भी नहीं, but एक thought था कि we can do something great in IoT.
ओके, तो वहाँ से एक्चुअली हमारा थिंग्स अप का क्या बात कॉन्सेप्ट है। चालू हुआ था. वेरी नाइस. सो जब आप ये बात बता रहे हो और जब कोई व्यक्ति किसी भी बिजनेस को शुरू करता है और जो पैशन उस टाइम होता है, राइट, तो वो स्पार्कल जो है ना वो आपकी आंखों में दिखाई दे रहा है, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल टू सी कि हाउ दिस जर्नी हैज स्टार्टेड, है ना. सो जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया, राइट, और इस बिज़नेस को आपने बूटस्ट्रैप रखा, तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस आते हैं किसी भी काम में से. इनिशियल टाइम में रेवेन्यू निकालना, जनरली जब मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था मुझे लगता था कि 100 की चीज़ खरीदो, 110 की बेचो, 10 रुपये प्रॉफिट आ गया ना. लेकिन उस टाइम हम जो अपने एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, उसको कैलकुलेट करना भूल जाते हैं, राइट. एट आवर यंगर एजेस में, मतलब मुझे 20 साल हो गए बिज़नेस करते हुए, तो उस टाइम ऐसा सोचते थे, राइट. तो आपने भी बिज़नेस को बूटस्ट्रैप रखा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक बूटस्ट्रैप रखने में कंपनी को क्या आया अभी तक? Actually, I look at it from other side. Okay, हाँ. so मैं तो I would recommend any new founders to run their startup in a bootstrap mode at least for considerable period. हाँ. ये मेरा मानना है. हाँ. Okay, and why I would say that is कि since initial में हमने we have seen a both side of the worlds. अच्छा. So हमने bootstrap भी run किया है and we have raised some funds also. अच्छा. Seed level fund also we later on we raised. So बिजनेस मेरे हिसाब से बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं, दैट फंडामेंटल्स यू गेट क्लियर्ड व्हेन यू रन बूटस्ट्रैप, व्हेन यू रनिंग अ बूटस्ट्रैप कंपनी, बिकॉज you have to, each and every of your action, okay, had some accountability from financial point of view. If you are running bootstrap, when you raise money, obviously एक थोड़ा सा relaxed mind आ जाता है कि you have a money in the bank, so you can keep experimenting without worrying much about the finance part to begin with. So वो थोड़ा सा better हो जाता है. So that was our हमारा तो majorly की initial days में जो challenges, you can say initial challenges was there. तो we were bootstrapped, so always money was basically a challenge था ही. हाँ. In fact, when we started our business, I would say कि we have done every possible mistake that any entrepreneur can do, and not only mistakes, we have continued doing that mistakes for considerable period of time before we learned from that. Okay, so initial में I'll give you simple insight. तो हमने जो चालू किया तो फर्स्ट वाज कि चलो प्रोडक्ट बनाते एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन जो थॉट्स रहते हैं, जो हमारा इमेजिनरी वर्ल्ड रहता है, उसके हिसाब से हमारे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हमने बनाना चालू किया. वी नेवर स्पोक टू एनी कस्टमर और एनी पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट फॉर इनिशियल 6 months. हमने हमारे हिसाब से कुछ तो बना लिया एंड देन 6 महीने बाद हमने कस्टमर को पोटेंशियल कंपनीज को रीच आउट करना चालू किया. एंड देन 6 महीने तक ऑब्वियसली वॉट एवर सेविंग्स यू हैव वो एग्जॉस्ट हो ही जाते हैं. करेक्ट. एंड वी वेर एट, हमें एक से पॉइंट पे आ गए कि यार पैसे भी खत्म हो गए, प्रोडक्ट तो बन गया है, जब हम कस्टमर प्रॉस्पेक्ट को रीच आउट कर रहे हैं उनको तो कुछ अलग ही चाहिए. ओके, सो अब क्या किया जाए. ओके, देन जो अगले 2-3 महीने थे, वी टॉक टू multiple companies, and fortunately our initial couple of people जो हमें initially companies को जिन्हें हमने approach किया था, that were very supportive to us. Okay, and they gave us opportunity to start our work, and that's when we backed our first project. So it was the first customer who paid us around, I still remember, 3.5 lakh rupees they paid us, and we were able to deliver all the deliverables within 15 days. Okay, so that was a kind of a sparkle moment for us कि चलो यार चालू तो हो गया. Then we took our first office, rent पे. It was a small 2 BHK only, and that's when basically things got started. अच्छा, तो मैंने भी कभी फंड्स रेज नहीं किए अपनी कंपनी में, और हमने जितना भी काम किया वो अपने फंड्स से ही किया अभी तक. तो ऐसा मैं सुनता हूँ काफ़ी फाउंडर्स से कि जैसे ही इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे बिजनेस करते हैं. तो उस साइड से आपको कुछ हेल्प मिला इन्वेस्टर साइड से, कि गाइडेंस मिली हो या आपको न्यू आइडियाज़ मिले हो कि नहीं आप जहाँ कर रहे हो काम ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है, ऐसा कुछ हुआ? यस, आई वुड से मैंने भी बहुत सारे फाउंडर से व्हेन वी इंटरैक्ट मैंने सुना है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ऑल. वो सब थ्योरी मैंने भी सुनी है, पॉडकास्ट से, मल्टीपल ऑनलाइन से सुनी है. फॉर्चुनेटली लकीली आई हैव मतलब हम
एक साइड और एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स से ही हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव वन. अच्छा. सो वी हैव लर्न लॉट फ्रॉम देम. इनफैक्ट जो फंडामेंटल चेक पॉइंट्स रहते हैं कि एक्चुअली जब हमने इन्वेस्टमेंट रेज किया उसके बाद में वी अंडरस्टूड कि व्हाट आर द फंडामेंटल KPIs क्या होते हैं बिजनेस के, जो वी शुड कंटिन्यूसली ट्रैक. ट्रैकिंग साइकिल कैसा होना चाहिए. ओके, सो मैंने वो ऑब्जर्व किया कि जब हम बूटस्ट्रैप थे उस पॉइंट पे वी वर लाइक एनुअल रिव्यू. ओके, अच्छा. एक साल में जब एंड ऑफ द होता है तभी रिव्यू करना है. ओके, बिकॉज नो बिजनेस बैकग्राउंड था ही नहीं. ओके, एंड उस पॉइंट पे कोई फॉर अस व्हाट इनसाइट्स वी यूज्ड टू गेट फ्रॉम कस्टमर ओनली. सब किसी कस्टमर होते थे तो तुम्हारा AGM वगैरह होता है, देन वी वर लाइक हाँ यार होता तो है. CA कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो एनुअल फाइलिंग के लिए लगता है वो तो भर के लेता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स. एंड आवर थॉट प्रोसेस की यार वो जो कंपनी बड़ी होती है ना तब जाके रिक्वायर्ड है. इनिशियल डेज में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. ओके, बिकॉज यू आर नॉट स्मॉल. 2 फाउंडर है, 3-4 लोग की टीम मेंबर है, 10-15 लोग की टीम मेंबर है, उसमें तुम क्या ही AGM कर लोगे. तो हम तो रोज ही बात करते हैं. हाँ, हम तो डेली इंटरेक्शन होता है तो वी डोंट नीड दैट. बट व्हेन वी रेज इन्वेस्टमेंट देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ रनिंग बिजनेस. एंड फॉर्चुनेटली द इन्वेस्टर दैट वी ऑनबोर्डेड, हमने जो इन्वेस्टर ऑनबोर्ड किए ना वो आर नॉट ओनली इन्वेस्टर्स, दे हैव रन देयर शोज in their early days. They have built their businesses, and in fact not one, multiple businesses. So our current board member, current investor, all of them are ex-entrepreneurs. Even some are currently running their own businesses. तो वो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है. नाइस. तो वो एटलीस्ट हमें तो बहुत उनसे मतलब बेनिफिट हुआ है. यस, सीखने को बहुत मिला है. सो जब आप एक स्टार्टअप बिल्ड करते हो तो हमें पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है, राइट? तो उसके बारे में कुछ बताइए कि पर्सनली आपने क्या सीखा. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली. पर्सनली एक्चुअली मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप फाउंडर का फर्स्ट जो जॉब है, ठीक है, वो कंटिन्यूस लर्निंग का ही है. अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग छोड़ देते हो देन यू विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन योर बिजनेस, एंड दैट इज़ नॉट ओनली फ्रॉम इन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो एक आपको एग्जांपल देता हूँ. आई केम फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, माई को फाउंडर ऑल्सो फ्रॉम टेक बैकग्राउंड. तो फर्स्ट 6 months के बाद जो सेल्स करना है, ओके, तो हाउ डू यू जनरेट लीड. सो आर लर्निंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट कि कस्टमर को रीच आउट कैसे करना है. तो लिंक्डइन, सो लिंक्डइन से हाउ डू यू रीच आउट, व्हाट शुड बी द मैसेज, हाउ डू यू अट्रैक्ट कस्टमर्स, हाउ डू यू बिल्ड अ वेबसाइट, वेबसाइट से कैसे आती है, व्हाट शुड बी परसेंटेज ऑफ वेबसाइट एंड लिंक्डइन का एफर्ट्स, एंड व्हाट गूगल का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है. तो मेजर जो लर्निंग्स हैं दैट इज़ बेसिकली एज अ फाउंडर योर जॉब इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दैट वो जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ कस्टमर का नहीं रहता, दैट इज़ योर इंटरनल प्रॉब्लम ऑल्सो. सो टुडे इफ़ यू आर नॉट हैविंग, आपके पास इनफ कस्टमर नहीं है, देन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कस्टमर लेके आने हैं. तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी. वो कैसे बिल्ड करेंगे आपको पता नहीं, तो लर्न करना है. उसके बाद यू आर फेसिंग चैलेंज इन ऑपरेशन. तो ऑपरेशन में कैसे, बिकॉज एज अ फाउंडर इट्स वेरी लाइकली अनलाइकली दैट आपके पास उस फील्ड का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो. बिकॉज कोई भी कंपनी, आपको ही पता है, कोई भी कंपनी एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं चलती. मल्टी फंक्शंस रहते हैं. हर एक फंक्शंस को आइदर यू नीड टू ऑनबोर्ड देयर एक्सपर्ट, जो ये पहले बहुत बार कर चुका है. जो बूटस्ट्रैप स्टार्टअप में उनको लेके आना इज़ अ चैलेंज, बिकॉज अर्लियर डेज में या इनिशियल बूटस्ट्रैपिंग स्टेज में यू कैनॉट गेट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हर एक डिपार्टमेंट. या तो फाउंडर खुद सीख ले, हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बने. करेक्ट. सबसे पहला तो तरीका वही है. करेक्ट. क्योंकि आप एक्सपर्ट को लाओगे तो उसका कॉस्ट पे करना पड़ेगा. करेक्ट. राइट. तो that was the idea. So we learned lot of things. So I personally learned sales once, the business चालू हुआ उसके बाद मैंने सीखा. फिनांस हमने उसके बाद सीखा. टैक्सेशन क्या होता है उसके बाद सीखा. तो लॉट ऑफ थिंग्स वी लर्न लाइक. सो जो आज हम अक्षय देख रहे हैं वो अक्षय सेम नहीं थे. एब्सोल्युटली राइट. सो व्हेन हमने जो बिजनेस चालू किया था आई यूज्ड टू बोस्ट कि यार मेरे को एंड्रॉयड भी आता है, मेरे को जावा भी आता है, एंड मेरे को पाइथन भी आता है, सी भी आता है. बट नाउ मैं जो बिजनेस में आया हूँ, HR भी आता है, हाँ, भी आता है. हाँ, HR थोड़ा बहुत आता है, फिनांस थोड़ा बहुत आता है, सेल्स थोड़ा बहुत आता है, टेक भी अंडरस्टैंड करते हैं. तो वो एक मेरे हिसाब से हर एक फाउंडर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए.
अगर आप एक फंक्शन लीड कर रहे हो दैट इज फाइन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर फंक्शंस एज वेल। 100%. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100%, undoubtedly. Otherwise, new people will come, they will tell their own stories, their own versions, and we need to understand Yes. each department thoroughly. Amazing. So, similarly is happening with me also. Just I'm sharing कि काफ़ी साल तक ट्रेडिंग काइंड ऑफ बिजनेस में रहे, फिर मैन्युफैक्चरिंग में आए, और आज जब लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि डिज़ाइनिंग ऑफ द बैटरी पैक्स, अभी हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स को समझते हैं। तो पहले सुनते थे ये बात को कि जो ये सीखने की जर्नी चलती जाती है, मुझे लगता था क्या है 40 ईयर्स 40 साल के बाद में तो सब सीख चुके होंगे तो क्या सीखेंगे, बट अब पता चल रहा है कि अभी तो स्टार्टिंग है, करेक्ट, शुरुआत है। थिंग्सअप की जर्नी में अगर मैं थिंग्सअप के मिशन के बारे में बात करूं और उसको एक सिंगल वर्ब में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, एंड डे टू डे डिसीजंस में वो वर्ब या वो वर्ड किस तरह से आपको हेल्प करता है, वो थोड़ा मुझे बताएं। यस, सो थिंग्सअप का हमारा जो कोर मिशन है उसको आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस इन वन सेंटेंस, ठीक है। हमारा एंटायर मिशन एंड विच इज बेसिकली दिस इज इनकॉर्पोरेटेड इन ईच एंड एवरी वन ऑफ आवर टीम मेंबर, ओके। वो ये है कि वी वांटेड टू एनेबल बिजनेसेस, ओके, टू लेवरेज द डेटा, ओके, दैट देयर ऑपरेशन मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स, देयर एसेट्स, ओके, जनरेट कर रहे हैं, उसको लेवरेज करके उसके ऊपर डिसीजन ले। और उससे उसको बेनिफिट क्या होता है, कॉस्ट वो सेव करते हैं, उनका ऑपरेशन वो ऑप्टिमाइज करते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, दे इंक्रीज और ग्रो देयर बिजनेस। सो डे टू डे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली हमने couple of months back we started implementing OKR methods, okay. So internal process हमने कुछ सेटअप किया। So OKR में it's very important to define mission, okay, as a company and as a mission to each and every of your department, okay. तो that have cleared lot of things for us, okay. तो अभी every department का vision और mission is aligned with this one. So मैं कोई simple example देता हूँ। लेट्स से हमारी सपोर्ट एंड सर्विस टीम की है, ओके। सो सपोर्ट सर्विस टीम का जनरल केपीआई क्या रहता है, टिकट रेज हुए, इतने टिकट रेज हुए, इतने टाइट पे क्लोज करना है, ओके। बट नाउ देयर अलाइनमेंट जो हमारा कोर मिशन है उससे कैसे है कि आप जो टिकट क्लोज कर रहे हो, वो जो टिकट था वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों आया था, बिकॉज कस्टमर वाज नॉट एबल टू विजुअलाइज द डेटा पॉइंट्स, ओके, बिकॉज ऑफ सम एक्सपायरी रीजन। उसकी वजह से कस्टमर के ऑपरेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, okay, that accountability, that size they started measuring. How can they prevent it so that it never happens again? And अगर कोई भी टिकट की क्रिटिकलिटी समझनी है, okay, you need to understand the customer business, okay. तो वो अभी it is incorporated in each and every of your team member so that whenever they do their job they think from customer standpoint कि how it will impact my customer's business, okay, वहाँ पे हम कैसे उनको सेविंग करके दे सकते हैं। बिकॉज व्हेन यू से कि हमें इनोवेशन करना है, इट इज़ नॉट ओनली वन डिपार्टमेंट्स जॉब टू इनोवेट, इट्स एवरीवन। और वो तभी पॉसिबल है जब एवरीवन इज अलाइन विद द कस्टमर। जो हमारा विजन है जिसमें कस्टमर सेंटर पे है, उससे अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाह, मतलब सी आई नो दैट मैं आपके साथ बिजनेस करता हूँ ऑलरेडी, आई एम योर कस्टमर, सो बट आई एम बीइंग सोल्ड मोर फ्रॉम ईच ऑफ योर वर्ड, अनस्क्रिप्टेड रॉ जो आपसे मिल रहा है, एंड मुझे मतलब मज़ा आ रहा है इस चीज़ से। आपने टर्म यूज़ किया OKR, तो फॉर ऑडियंस के लिए के समझ के लिए व्हाट डू यू मीन बाय OKR? ओके, OKR को मैं ना आसान एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स, उसका लॉन्ग फॉर्म ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट्स है। सो अभी दैट इज आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट बाय द वे, बिकॉज दैट वाज न्यू फॉर मी ऑल्सो। वन ऑफ हमारा जो मेंटर है उन्होंने हमें मतलब रिकमेंड किया कि हैव अ लुक एट OKR। तो OKR का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव, जैसे हम बिजनेस रन करते हैं तो एक एनुअल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि यार हम रेवेन्यू इतना करेंगे, इतने कस्टमर करेंगे, इतने प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, ओके। सो दैट इज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो हम पीस ऑफ पेपर पे साइन ऑफ करते हैं व्हेन वी बिगिन आवर फाइनेंशियल ईयर। बट वो जो गोल्स हैं, वो गोल्स के साथ हर एक टीम मेंबर अलाइन रहता है क्या? और अगर रहता है तो आप उसको ट्रैक कैसे करोगे? अच्छा,
ओके, सो अभी क्या होता है ना, हमने आफ्टर रनिंग बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स हमने एक ऑब्जर्व किया कि यार हमारे गोल्स, ओके, एंड फाउंडर्स जो के हाँ गोल्स, हाँ एंड हमारे मतलब फाउंडर्स के फाउंडर्स goals. के गोल्स और जो डे टू डे ऑपरेशंस होता है उसमें कहीं तो मिसमैच है, ओके, और कहीं तो डिस्कनेक्ट है, ओके, एंड देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, how do they execute their vision, okay, and how each and every of their employee, मतलब हर एक जो टीममेट्स हैं वो उस गोल के साथ अलाइन कैसे होता है. देन मैंने वो थोड़ा मतलब हमने वो देखना चालू किया व्हाट इज OKR, वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है, एंड देन वी रियलाइज कि आपका जो गोल है उसको हम देन डिपार्टमेंट वाइज भी ब्रेक इट, देन वी पुट कि हर एक डिपार्टमेंट का उनका एक गोल है विच इज अलाइन टू द मेन गोल, ओके. देन उस गोल के अंदर यू डिफाइन सर्टन की ऑब्जेक्टिव विच आर एक्शनेबल मेजर्स, मतलब आप उसको मेजर कर सकते हो वैसे एक्शंस हैं, एंड देन वो जो एक्शनेबल मेजर्स हैं उसको आप ट्रैक कर सकते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल नॉन एक्सटेंसिव मेथड कि आप मंथ में एक साथ बैठो, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आप डिफाइन करो कि मैंने लास्ट मंथ में ये लेट से सपोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, लास्ट मंथ में हमने ये 4 इश्यूज ऑब्जर्व किए अक्रॉस मल्टीपल कस्टमर्स, तो ये रिपीट नहीं होने चाहिए, उसके लिए क्या करना है. सो दिस इज बियॉन्ड योर SLA एंड KPI ट्रैकिंग, करेक्ट, बिकॉज वो तो ट्रैकिंग आपका है ही, बट वो ट्रैकिंग से आप सिर्फ एक टिक मार्क करोगे कि हाँ यार मेरी सपोर्ट टीम टिक मार्क करके विद इन SLA टाइम सपोर्ट सब कुछ सॉल्व कर रही है, ठीक है, बट आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट उससे नहीं होगा, करेक्ट, एंड वो उस गोल से अलाइन नहीं होगा. बट अभी सबको पता है कि वी नीड टू ऑनबोर्ड 1 लाख डिवाइसेस इन नेक्स्ट 1 ईयर, ओके, सो दे आर थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि यार 1 लाख डिवाइस ऑनबोर्ड करने हैं, ठीक है, और ये इशू अगर बाकी डिवाइसेस में लेट से रिपीट हुआ, दैट वुड बी मेरी मेजर चैलेंज, ओके, सो नाउ दे आर थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. R&D टीम इज थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि अरे मुझे 1 लाख डिवाइस ऑनबोर्ड करने हैं, तो मेरे डिवाइस की मैन्युफैक्चरेबिलिटी, मेरे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी वैसी होनी चाहिए. सॉफ्टवेयर टीम इज थिंकिंग फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि यार OTA करना है मुझे, लेट से फर्मवेयर अपडेट करना है डिवाइसेस का, तो वो 1 लाख डिवाइसेस का मैं एक साथ कर सकता हूँ क्या? अगर नहीं कर सकता हूँ तो आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. तो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ OKR. सो दूसरा पॉइंट आपने बोला कि बिजनेस ओनर को डाटा से एम्पावर करना और उनको एनेबल करना ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके. तो थिंग्सअप को अभी तक मैं जो समझता था या शायद ऑडियंस भी ये समझती है कि आप व्हीकल के IoTs बनाते हैं. सो क्या आप इसके अलावा भी कुछ कर रहे हो मतलब फॉर बिजनेसेस? तो मैं आपको समझना चाहता हूँ. यस यस, सो बेसिकली थिंग्सअप जो है ना वो एक लो कोड IoT प्लेटफॉर्म है, ओके, सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म, ओके, एंड ऑटोमोटिव इज वन ऑफ आवर की वर्टिकल, okay, that is a considerable business that we do in automotive. Apart from automotive, we help lot of जो manufacturing companies हैं, energy companies हैं, utility companies हैं, उनको हम remote monitoring solution देते हैं, ओके. तो जैसे एक सिंपल भाषा में समझाऊँ तो व्हीकल में हम क्या करते हैं, व्हीकल में बैटरी में हम टेलीमेटिक डिवाइस लगाते हैं, वहाँ से डेटा कैप्चर करते हैं, एंड देन वी गिव डेटा ड्रिवन जो इनसाइट्स रहते हैं वो देते हैं. जैसे आपका बैटरी इम्बैलेंस के टूवर्ड जा रहा है क्या नहीं, BMS में रिकैलिब्रेशन इश्यूज आ रहे हैं क्या नहीं, आपके जो फ्लीट है वो फ्लीट का ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या है, आपका TCO क्या है, आपकी कितनी जो फ्लीट है उसका यूजिबिलिटी क्या है, इफिशिएंसी क्या है, वो सब डेटा इनसाइट्स हम देते हैं. वैसे ही डेटा इनसाइट्स वी गिव टू अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो विच आर जो उनके इंडस्ट्री स्पेसिफिक है. लेट मी गिव ए सिंपल एग्जांपल, कोल्ड चेन इज वन ऑफ आवर मेजर वर्टिकल, ओके, जहाँ पे हम कंसिडरेबल कस्टमर्स हमारे कोल्ड चेन सेगमेंट्स हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता होगा कि अभी हम क्विक कॉमर्स से बहुत कुछ डील करते हैं, डे टू डे बेसिस पे हम आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं, पेरिशेबल मिल्क वगैरह ऑर्डर करते हैं. तो ये सारे तो पेरिशेबल फूड्स है. पेरिशेबल मतलब उनको अगर टेम्परेचर पे मेंटेन नहीं किया तो ख़राब हो जाएंगे, ओके. एंड क्विक कॉमर्स या ई-कॉमर्स बिजनेस में आपको अगर एक आइसक्रीम मेल्टेड मिली, ओके, एंड वो लेट्स से अगर दूसरी बार भी मेल्टेड ही मिली, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप वो ऐप अनइंस्टॉल करोगे या फिर उस ऐप से तो आप कभी आइसक्रीम नहीं मंगाओगे, करेक्ट. एंड एक इंटरेस्टिंग इंसाइट्स है, मैं मेरे नेटवर्क का बता रहा हूँ. मेरे नेटवर्क में जितने भी लोग हैं जो क्विक कॉमर्स ई-कॉमर्स यूज़ करते हैं, आई जस्ट रैंडमली आस्क देम कि आपका साल का कितना मतलब आप कितना स्पेंड करते हो, ओके. तो इट वाज सरप्राइजिंग टू मी, ओके, ऑन एन एवरेज 40,000 to 50,000 रुपीज़ साल का पीपल आर स्पेंडिंग.
तो for a quick commerce e-commerce, one customer is of that value, correct, that they can lose that. सेकेंड क्या होता है ना, अभी क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स या कोई भी कोल्ड चेन है, इसमें मोस्टली पीपल कीप दिस गुड्स, जो पेरिशेबल गुड्स है वो वेयर हाउस में कीप करते हैं, और वेयर हाउस टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, और उस एक वेयर हाउस में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की, छोटा से छोटा वेयर हाउस भी पकड़े आप तो 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेंट्री रहती है. आप इमेजिन करो कि लेट्स से HVAC सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया, ओके, और वो लोकल बंदा समझ नहीं पाया, आपकी 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री खराब हो जाएगी विद इन कपल ऑफ आवर्स. ओके, दैट इज़ अ वेरी रिस्क. तो एज अ थिंग्स अप हम क्या करते हैं, हम जो पूरा वेयर हाउस है या फिर जो प्रोडक्ट की जर्नी है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एंड रिटेल चेन तक, वो सारी हम ट्रैक करके देते हैं. तो उसका टेम्परेचर, उसका ह्यूमिडिटी, अगर वो जो कंटेनर में है वो कंटेनर ओपन है क्या नहीं, उसका एनर्जी कंजम्पशन क्या है, ऑल डेटा पॉइंट भी गैदर, और उसको हम इंसाइट देते हैं. उससे होता क्या है, दे आर ऑलवेज इंश्योर्ड कि कुछ भी मिसहैप होने लगा तो आई विल गेट अलर्ट एंड आई कैन टेक इमीडिएट एक्शन. दे गॉट लॉट ऑफ सेविंग्स ओवर देयर. लवली, अमेजिंग. दैट इज अनदर साइड ऑफ आवर बिजनेस. हम लोग मतलब जब आइसक्रीम आती है तो हमें तो सिर्फ आइसक्रीम से मतलब होता है, बट लॉट ऑफ वर्क गोज बिहाइंड इट. सो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि IoT एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, राइट? तो IoT में ऑब्वियसली आप बहुत एम्बिशियस होंगे, और पूरी IoT की जो कम्युनिटी है या इंडस्ट्री है, वो काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो अभी तक कुछ काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाए होंगे और आपने सोच लिया होगा, राइट? या ऐसा आइडिया जो आपने कंसीव कर लिया है, बाकी लोगों ने सोचा नहीं. तो ऐसा कोई आइडिया क्या आपने कंसीव किया है? एंड वी वुड लव टू नो इफ़ यू कैन शेयर इट समथिंग विद अस. श्योर. सो IoT एक्चुअली ना, IoT अभी आपको टेक्नोलॉजी साइकिल का अंडरस्टैंडिंग है, राइट? टेक्नोलॉजी साइकिल में क्या होता है ना, ऐसे एक सिंपल ऐसे कर्व होता है, बेल कर्व जैसा कर्व रहता है, कि आप स्टार्ट करते हो, अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं, देन लेट अडॉप्टर्स आते हैं, एंड देन धीरे धीरे वो मैच्योरिटी पे आके देन डाउन पे कर्व चल जाता है. IoT अभी 10 साल में, लास्ट 10 साल के बाद, अभी इट इज़ नाउ गोइंग टू अ पीक स्टेज. अच्छा, ओके. तो जहाँ पे एक्चुअली आपको इंडस्ट्री में लोग नहीं मिलेंगे जो IoT को एज अ बजवर्ड यूज़ करते हैं, बट आपको बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे जो एक्चुअली, या बिजनेस मिलेंगे जो एक्चुअली IoT यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, एंड दे हैव मेकअप देयर माइंड कि हाँ करना ही है. ओके. तो मेरे हिसाब से जो इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स हैं आगे, जो गोइंग फॉरवर्ड, जो हम भी उसमें आगे जाके काम करेंगे और करना चाहते हैं, वो रहेगा एनर्जी. ओके. सो हमने इंडियन मार्केट से चालू किया, एंड लास्ट कपल ऑफ मंथ से हम आउटसाइड भी एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो वी हैव फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केसेस इन एनर्जी. ओके. तो एनर्जी में आप बहुत कुछ कर सकते हो. एनर्जी में आर वी टॉकिंग अबाउट कि सोलर के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ सिर्फ बैटरीज से एनर्जी, या कुछ और? तो अभी एनर्जी में क्या हो रहा है ना, कि एनर्जी कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, एंड मल्टीपल रीजन है उसके लिए. जैसे आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से टेम्परेचर्स आर राइजिंग. ओके. सो आप अगर ये देखो HVAC सिस्टम, सो ये सब किससे ड्राइव होता है? यूटिलिटी से ड्राइव होता है. आपका एनर्जी कंजम्पशन का डेटा कहाँ से, मतलब एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये कैसे डिफाइन होता है? आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है. अभी आप देखो आज दिल्ली में टेम्परेचर कैसा है, या बाकी जगह पर टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है समर में, तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि आपके HVAC सिस्टम्स बढ़ेंगे. ओके. नाउ मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप मिडिल ईस्ट, गल्फ कंट्रीज़ में कहीं पे भी जाओगे, आपको पब्लिक प्लेसेस में भी एयर कंडीशंस लगे मिलेंगे, करेक्ट, बिकॉज वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा है कि यू कांट सस्टेन, करेक्ट. सो द एनर्जी कंजम्पशन देयर इज़ ह्यूज. आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पे यू वी नीड ए हीटर्स, करेक्ट, बिकॉज साल के 60-70% टाइम तो आपको पूरा कोल्ड ही मिलेगा, तो वहाँ पे यू कैनॉट सस्टेन विदाउट हीटर्स. वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कंसिडरेबली हाई. सेम चीज़ अभी इंडिया में भी होने वाली है. एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, एंड EV इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, EVs आर कमिंग अप. सो मेरे हिसाब से एनर्जी बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे आप डेटा का यूज़ करके कॉस्ट कम कर सकते हो. दैट इज़ द फर्स्ट. सेकेंड, यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनर्जी. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट विच विल बेनिफिट अ लॉट. मेरे हिसाब से वो दो है. या सो कॉस्ट में दोनों बचेंगे, मतलब कैपिटल कॉस्ट भी एंड यस, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, दोनों चीज़ें बचेंगी. एंड इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि हर जो क्लास है, मिडिल क्लास है, वो अभी अपर मिडिल में आ रहा है,
True. लोअर क्लास है उसके पास एक सफिशिएंट मनी आ रहा है, Correct. सो दोज पीपल हु आर नॉट यूजिंग एसी दे विल बी स्टार्टिंग टू यूज Correct. एसीज मे बी, Correct. Correct. हाँ, तो यू दैट मेक्स सेंस कम्प्लीटली। Yes. सो अक्षय, आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस कि टेक्निकल वर्सेस बिजनेस कॉल, राइट, अगर होती है तो उसको बैलेंस कैसे करते हो आप? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ। इनफैक्ट ये बैलेंस करना भी चाहिए, ये भी मुझे बहुत बाद में या लेट समझ में आया। ओके, तो अगर मुझे पहले समझ में आता होता तो आई कुड हैव डन मच बेटर इन बैलेंसिंग बोथ। तो हमें दोनों चीज़ें बताइए कि जब आप समझते नहीं थे तो एक कुछ चीज़ें बताइए, एंड जब समझ गए तो उसके बारे में। अभी उसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि तो हम जब इनिशियल डेज में थे ना, तो जो कोई पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी या पर्सपेक्टिव आता था, सो वी यूज्ड टू थिंक अ लॉट फ्रॉम अ टेक साइड रादर देन फ्रॉम बिजनेस साइड। ओके, सो अगर उसमें टेक्नोलॉजी अच्छी हम यूज़ करने वाले हैं, कुछ नया टेक यूज़ करने वाले हैं, कुछ नया उसे सीखने को मिलेगा, वी वुड प्रेफर दैट बिजनेस रादर देन समथिंग एल्स की जो बोरिंग है। ओके, बट वहाँ पे यू कैन मेक अ गुड प्रॉफिट। सो आवर प्रेफरेंस वाज ऑलवेज दिस। ओके, एंड सेकेंड चीज़ क्या होता है कि व्हेन यू, आप जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से थिंक करते हो तो आपका कोई भी डील किया कोई भी चीज़ के तरफ देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होता है। यू थिंक फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिट मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू कि अरे इसका टैम इतना बड़ा है क्या। ओके, अगर इतना बड़ा है देन उसके ऊपर कितने एफर्ट डालने पड़ेंगे, वेयर कैन वी स्टार्ट एंड वेयर कैन वी गो। ओके, तो वो जो एस्पेक्ट है ना, वो बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। तो बट एक चीज़ मुझे बाद में समझ में आई कि व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ या फिर मेरा बायस बिजनेस के तरफ जब जाने लगा, देन आई स्टार्टेड मिसिंग टेक पार्ट ऑल्सो, विच इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। देन हमने कुछ मतलब आई मेट सम पीपल, एंड जब उनसे बात की, मैंने जब समझा, तो this was told to me by someone. Okay, I'm not sure whether it is true or not, but Mukesh Ambani, well-known figure, right? He knows each and every detail of the 4G technology. उनका हार्डवेयर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, everything in detail he knows. अच्छा, And he take notes, studies that. He learns. He is currently, like when I was talking to that person, he is very close to Mr. Mukesh Ambani. At that point of time he was learning machine learning. So machine learning AI पे वो रीड कर रहे थे, बुक्स से लर्न कर रहे थे। सो इट इज़ नॉट अ आप ये स्कोप है ही नहीं कि आप फाउंडर हो ना आप सिर्फ बिजनेस देखोगे, आपको टेक समझना ही पड़ेगा, अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा। सो इट हैज़ टू बी डन, आपको दोनों करना ही है। हाँ, आप इम्प्लीमेंट टेक खुद से मत करो, दैट इज़ ओके, बट आपको वो अंडरस्टैंड होना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से बैलेंस करने के लिए एक ही है कि आप टेक एग्जीक्यूशन मोड से बाहर आ सकते हो, बट टेक अंडरस्टैंडिंग मोड से बाहर नहीं आ सकते। आपको आपका टेक पता होना ही चाहिए। आप कोडिंग नहीं कर रहे, दैट इज़ फाइन, बट कोडर क्या कोड कर रहा है, कौन से टेक यूज़ कर रहा है, और उस टेक का बेनिफिट क्या है, उसका स्केलेबिलिटी क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेक सेंस। अक्षय, IoT का जैसे जैसे यूसेज बढ़ता जा रहा है, राइट, तो इथिकल कंसिडरेशंस भी बाहर आ रही हैं और बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं जिसके बारे में बातें नहीं हो रही है, राइट, तो क्या आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? इस ग्रे एरिया हमने रिसेंटली मतलब उसके ऊपर बहुत कुछ काम भी किया है, और सच में वो ग्रे एरिया है, दैट इज़ सिक्योरिटी। ओके, सो एवरीवन इज लाइक नो वन इज टॉकिंग अबाउट IoT सिक्योरिटी, बिकॉज वो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो ऐसे लोग कंसिडर करते हैं कि हाँ सिक्योरिटी तो होगा ही, सिक्योर तो ये होगा ही। ओके, बट दैट इज़ नॉट द केस। एक्चुअली IoT सिक्योरिटी इज सच अ ग्रे एरिया कि लोगों ने इसके ऊपर काम करना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। नवंबर 24 की बात है, लगभग 8 महीने पहले की बात है, 6 से 8 महीने पहले की बात है। मैट्रिक्स नाम का एक बॉट है। ओके, इट्स अ डार्क वर्ल्ड जो रहता है ना, उसके वाला बॉट है। ओके, इट्स बेसिकली यू कैन से ग्रुप। ओके, तो उन्होंने ना उनका जो डार्क इंटरनेट है उसके ऊपर DDoS एज अ सर्विस चालू की। ओके, तो आपको किसी कंपनी के ऊपर DDoS अटैक करवाना है तो यू कैन टेक आवर सर्विस। ओके, तो उसके लिए मैं आपको और एक समझता हूँ कि DDoS क्या होता है। ठीक है, तो आपका लेट्स से सर्वर है। ओके, मैंने आपको सर्वर को डेटा चाहिए, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाली। ओके,
और आपके सर्वर ने ऑथेंटिकेट किया कि अरे ये तो वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है, तो उसने रिजेक्ट कर ली, ठीक है। तो आपको ये सिक्योरिटी सबको पता रहती है। अभी डीडोस क्या होता है कि मैं अभी क्या करूँगा, अभी ये सर्वर में इम्प्लीमेंटेड तो है कि ये रिजेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट, मैं इतनी रिक्वेस्ट भेजूँगा कि पूरा नेटवर्क ब्लॉक हो जाएगा उसका। एंड जो उसका ऑथेंटिकेशन जो सर्वर रहता है, जो ऑथेंटिकेट करता है हर एक रिक्वेस्ट को कि ये सही रिक्वेस्ट है रॉन्ग रिक्वेस्ट है, वही बंद पड़ जाएगा। उसको बोलते हैं डीडोस, ओके। तो अभी आप सोचिए अगर बहुत बड़ी कंपनी है, ओके, तो उसके ऑथेंटिकेशन सर्वर को डाउन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, ओके। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट तो एक जगह से भेज नहीं सकते, आप मल्टीपल जगह से भेजना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा भेजना पड़ेगा। तो ये जो मैट्रिक्स हैं वो एज अ सर्विस देते हैं, ओके। इन्होंने क्या किया, दे एक्सप्लोर्ड वल्नरेबिलिटी इन सम IoT डिवाइसेस, ठीक है, ओके। अभी आपको चाहिए बहुत सारे सर्वर या बहुत सारे क्लाइंट जहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजें, तो व्हाट इज़ बेटर देन IoT डिवाइस, बिकॉज वो बहुत सारे होते हैं, बहुत जगह पे होते हैं और बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्लोर करके आप उनका मालवेयर उन डिवाइसेस में प्लांट कर दिया, और वो डिवाइसेस मेजरली चाइना और जापान में ज़्यादा थे, बिकॉज वहाँ पे IoT पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एंड दे स्टार्टेड इट एज अ सर्विस कि आपको XYZ कंपनी पे डीडोस अटैक करवाना है, आप हमको दे दो। दे यूज्ड टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ दीज IoT डिवाइसेस टू अटैक दैट सर्वर। तो वो IoT डिवाइस किसी कंपनी के CCTV कैमराज हैं, वो IoT डिवाइस किसी कंपनी के नेटवर्क राउटर हैं, ओके, वो किसी कंपनी के अलग अलग सेंसर्स या डिवाइसेस हैं, वो सब इनके लिए एज अ मालवेयर एक्ट करते थे। दैट इज़ अ वेरी वेरी मेजर सीरियस फ्लॉ, ओके। द लेटर ऑन इट गॉट फिगर्ड आउट एंड वो सब मालवेयर वगैरह ब्लॉक कर दिए, बट दैट इज़ अ वेरी मतलब बेसिक लेवल ऑफ चैलेंज कि आपका CCTV भी हैक हो सकता है कभी भी, अगर वो प्रॉपर सिक्योर्ड चैनल से नहीं है, ओके, विच इज़ अ वेरी वेरी मेजर फ्लॉ। एंड अभी भी जो मार्केट में जो डिवाइसेस डिप्लॉय हो रहे हैं, पीपल आर नॉट थिंकिंग दैट मच अबाउट सिक्योरिटी एस्पेक्ट, तो लोगों ने करना चाहिए, वो एक मेजर ग्रे एरिया है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि सर हम 800 रुपये में GPS आता है और हम गाड़ी में लगा, आपका फीस चार्जेस इतना ज़्यादा क्यों है? तो इट्स जो समझ है सिक्योरिटी की एंड प्राइवेसी की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यस। सो अक्षय, इंडिया में अभी हम बहुत सारे व्हीकल्स पे डिलीवरी, लास्ट माइल डिलीवरीज देख रहे हैं। एक कंपनी के पास में thousands of vehicles हैं, and obviously that company has to track, that company has to check the performance, productivity of that vehicle, and it's very critical. तो उस जगह पर थिंग्स अप कैसे वैल्यू एडिशन कर रहा है, आप मुझे कुछ समझाएं। यस, आप ये देखिए कि कोई भी फ्लीट ऑपरेटर जो है, ओके, लेट्स से आप एग्जांपल ले लीजिए, जोमेटो है, जेप्टो है, ओके, इनकी जो फ्लीट है, वो फ्लीट हर टाइम पे या मेजॉरिटी जो फ्लीट है वो किसी डिलीवरी पार्टनर ओन नहीं करता, या जो राइडर है वो ओन नहीं करता, वो एक कोई फ्लीट ऑपरेटर रहता है। वो फ्लीट ऑपरेटर, उसके पास गाड़ियाँ रहती है 40-50, और वो डिलीवरी जो पार्टनर्स या डिलीवरी बॉयज़ रहते हैं उनको वो रेंट आउट पे देता है, करेक्ट। सो आप देखिए कि इनका जो बिजनेस मॉडल है या फिर जो फ्लीट ऑपरेटर है, इनका होल बिजनेस मॉडल डिपेंड्स कि वो व्हीकल पहले तो यूज़ हो मैक्सिमम, ठीक है, तो उसका अप टाइम, मतलब उसका रनिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। सेकेंड, उसकी चोरी ना हो, ओके, एंड थर्ड है उसमें डाउन टाइम ना हो, तो उसमें कोई फॉल्ट ना आए, बिकॉज वो मोस्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। एंड अभी थैंक्स टू यू एंड मेनी पीपल हु आर एक्टिवली इन EV इंडस्ट्री की, उन्होंने वो अवेयरनेस फैला दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेटर है, ओके, लास्ट माइल लॉजिस्टिक के लिए, ओके। तो उसमें बैटरी इंपॉर्टेंट है, तो उसका फेलियर ना आए, ठीक है। तो मोटा मोटी इसमें 4-5 पॉइंट ही है, ओके। तो थिंग्सअप का रोल क्या है ना कि ट्रैक एंड ट्रेस आपको बहुत 10 साल से मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, व्हीकल कहाँ पे है और उसको मेरे को रिमोटली बंद करना है, ये बहुत पुराना फीचर है। एज अ थिंग्सअप हम वैल्यू एडिशन क्या करते हैं कि वी टेल यू कि आपकी फ्लीट एक्चुअली आपका फ्लीट का अप टाइम क्या है, ओके। आपकी जो व्हीकल्स हैं वो दिन में किस टाइम पे ज़्यादा यूटिलाइज होती है, ओके, वीक डेज में ज़्यादा यूटिलाइज होती है, वीकेंड में ज़्यादा यूटिलाइज होती है, ओके। सेकेंड चीज़, आपका टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या है, ओके। तो कोई भी फ्लीट ऑपरेटर बिजनेस पर्सन होगा, उसके लिए इम्पोर्टेंट ये तो है ही कि व्हीकल चल रही है नहीं है, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि उसने जो इन्वेस्टमेंट की है
उसका रिटर्न जो उसने सोचा था जब उसने फ्लीट ली थी, हम्म। ओके, वो ऑन ट्रैक है क्या, है या नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि मैंने फ्लीट ले ली, ओके, चालू हो गया, आई थॉट कि यार मेरा 6 महीने में 8 महीने में जो भी एक्सपाइजर कैलकुलेशन है मेरा सारा पैसे रिकवर हो जाएगा, देन आई विल मेक प्रॉफिट। बट देन द विशियस साइकिल स्टार्टेड कि यार मेरे व्हीकल मेंटेनेंस में गए, मेरे व्हीकल ऑपरेशंस में गए, और उसके वजह से मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा। तो वो सारा इन चेक अगर आपको रखना है तो यू नीड अ वेरी रोबस्ट टेक सोल्यूशन जो थिंग्सअप ऑफर करता है। लवली। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली आवर कोर वैल्यू एडिशन। मेनी ऑफ आर कस्टमर्स, यू वोंट बिलीव इट, दे आर completely operating their small 100 vehicle, 500 vehicle, 1000 vehicle completely blindly based on our software. तो आर सॉफ्टवेयर टेल देम आपकी इतने व्हीकल मेंटेनेंस में है, आर सॉफ्टवेयर टेल देम कि यार इस बंदे ने पेमेंट नहीं किया है, तो दे कैन, द फ्लीट ऑपरेटर कैन ऑटोमेटिकली डिसाइड। तो रिसेंटली हमने एक लीज मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है, उसमें क्या है कि आप डिफाइन करो आपका लीज एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर में ही, ओके, गॉट इट। और पेमेंट कलेक्शन आप करो वो भी सॉफ्टवेयर में ही, और अगर उसने पेमेंट नहीं किया आप एनेबल करो, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ग्रेट। सो तो अभी कौन सी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, क्या आप शेयर कर सकते हो? We can- सिंस वी हैव एनडीएस तो मैं सबके नाम शेयर नहीं कर सकता, ओके, बट आई कैन से वन थिंग, कंसिडरेबल नंबर ऑफ ईवी ऑपरेटर्स आर यूजिंग आवर सॉल्यूशन। यस, ग्रेट। अक्षय, अभी तक मैंने आपके साथ बिजनेस किया है, हमारी कंपनी आपके साथ बिजनेस करती है, बट मैं आपसे बहुत मिला नहीं हूँ। बट मुझे एक बात पता चल रही है कि आपका जो कोर है, दैट्स अ डाटा साइंटिस्ट। Am I right? करेक्ट। वी आर इनेबलिंग द कंपनीज टू टेक द डिसीजन, जैसे जो हमारा कोर मिशन था, जैसे मैंने बताया था। सो ईवी की फ्लीट्स के बारे में आपने इतना कुछ बताया, राइट? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि होंडा एक्टिवा इतने साल लोगों ने चलाई, मैंने बजाज ब्रेवो चलाया, उसमें क्या है, गियर लगाओ गाड़ी बढ़ाओ, है ना? और कोई IoT नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। गाड़ी खराब होती थी, मैकेनिक को दिखाते थे, मैकेनिक एक अंदाज़ा लगाता था ये प्रॉब्लम है, उससे गाड़ी वो ठीक करता था और गाड़ी ठीक हो जाती थी। अभी ये IoT और इतना डाटा, ये वो, इज इट रियली रिक्वायर्ड? एंड रिक्वायरमेंट होने के बाद में मतलब व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? यस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आइस व्हीकल में क्यों नहीं है, ईवी में क्यों IoT चाहिए, ओके, और क्यों मस्ट है। आप अगर देखोगे तो आइस व्हीकल में आप मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का प्रोपोर्शन देखोगे तो दैट इज़ वेरी ऑफ। मतलब आप जो आइस व्हीकल है उसमें आप 90% तो मैकेनिकल ही है, आपका इंजन प्योर मैकेनिकल है, आपका गियर बॉक्स प्योर मैकेनिकल है। सो आपका एनर्जी जनरेशन से लेके एनर्जी ट्रांसफ़र जो एक्चुअली व्हीकल मूव होती है एंटायरली मैकेनिकल है, ओके। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, जैसा स्पीडोमीटर है, वो भी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है, हाँ. वो भी पहले एनालॉग ही था, ओके, यू यूज्ड टू सी द डायल्स, Yes. करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो अ प्योरली काइंड ऑफ अ मैकेनिकल थिंग। तो वहाँ पे एंटायर थिंग इज मैकेनिकल। अगर आप, और मैकेनिकल का प्लस पॉइंट क्या होता है ना, इवन इफ इंजन क्लोज्ड है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप खोल के देख सकते हो क्या है, विजिबल है, इट इज विजिबल टू नेकेड आइज, ओके, या इट कैन बी मेड विजिबल टू नेकेड आइज। अभी लेट्स गो टू ईवी। ईवी में बेसिकली टू व्हीलर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यू गेट मोटर, यू गेट बैटरी, एंड यू गेट VCU या फिर कुछ कंट्रोलर वगैरह वो आते हैं। लेट्स से आपका मोटर नहीं चल रहा है, ओके, या फिर आपकी व्हीकल खड़ी है, ओके, कैन एनीवन लुक एट व्हीकल एंड टेल कि क्यों नहीं चल रही है? नो। लेट्स से उसने मोटर कंट्रोलर ओपन किया, ओके, ओपन करके भी उसको पता चलेगा कि क्या हो रहा है? नहीं। मैक्स टू मैक्स व्हाट ही कैन टेक, यार मोटर कंट्रोलर जला है, उतना ही पता चल सकता है, क्यों क्या कुछ भी पता नहीं। सो दैट इज़ अ बेसिक आर्किटेक्चर डिफरेंस बिटवीन आइस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारे सेंसर्स हैं। आप बैटरी की बात करो तो बैटरी में ही इटसेल्फ कुछ 15-20 सेंसर BMS में, बेसिक BMS से 15-20 सेंसर आ जाते हैं, जो टेम्परेचर सेंसर रहते हैं, स्ट्रिंग लेवल रहते हैं, वो सारे सेंसर रहते हैं। सेम मोटर कंट्रोलर के साथ भी होता है, सेम अदर कंपोनेंट के साथ भी होता है। तो IoT क्यों चाहिए कि ये सब जो डेटा है, इस डेटा से कुछ सेंस बनाना, ओके, और वो डेटा से व्हीकल की रिलायबिलिटी बढ़ाना, ये तभी पॉसिबल है जब आप उसका एनालिसिस करो, ओके, एंड वो एक सिंगल व्हीकल से भी नहीं होगा, अनलेस अनटिल आप मल्टीपल व्हीकल से डेटा कलेक्ट करके देन आप एनालिसिस करोगे तभी होगा। इसीलिए IoT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन EVs, विच इज़ नॉट दैट मच इक्वली इंपॉर्टेंट इन आइस व्हीकल। सो आपने बोला कि मल्टीपल व्हीकल्स में हम
अगर यूटिलाइज करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो उसका सेंस बनता है, राइट. हम्म. सो अगर प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी हम्म. या हमारे डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम है तो मल्टीपल जगह से अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमें पता चलेगा. करेक्ट करेक्ट राइट. करेक्ट. एंड सिमिलरली अगर हम कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट के चांसेस भी वहाँ से पता चलते हैं. यस यस. सो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विजन रखा है कि 2030-2032 तक 30% से ज़्यादा व्हीकल्स जो सेल होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे, राइट. सो आप उस ईवी इकोसिस्टम को 2030 के या 2032 के हाउ डू यू सी क्या मिक्स होगा, किस तरह के व्हीकल्स होंगे, राइट, एंड थिंग्स अप वहाँ पर क्या कर रहा होगा? सो मेरे हिसाब से 2030 तक जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं और जो कंज्यूमर व्हीकल्स हैं, मतलब जो डे टू डे 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर हम यूज़ करते हैं, उसमें मेरे हिसाब से हम 50% अचीव कर सकते हैं. 50% ऑफ योर व्हीकल्स विल बी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिस. और ये 50 से भी बढ़ सकता है मेरे हिसाब से अगर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवेलेबिलिटी जो है वो अगर सॉल्व करें तो वो और एक्सपेडाइट हो सकता है. कमर्शियल ट्रक्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो मेरे हिसाब से विल टेक मोर टाइम, बिकॉज वहाँ पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अभी भी बहुत ज़रूरी और रिक्वायर्ड है जो उसको कमर्शियली वायबल कर सकती है. करंटली तो इट लुक्स कमर्शियली नॉट दैट मच वायबल इन कमर्शियल सेगमेंट, जैसे ट्रक्स एंड लॉन्ग माइल लॉन्ग हाउल लॉजिस्टिक जो होता है वहाँ पे प्राइमरीली वो आइस व्हीकल पे ही रहेगा. बट बाकी पैसेंजर एंड 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो है दैट विल बी, आई कैन ईजीली से कि 50% हम पेनिट्रेशन कर सकते हैं. अभी करंटली तो हम बहुत छोटे नंबर पे हैं, ओके, परसेंटेज वाइज, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं. एंड अगर मैं थिंग्सअप का रोल या कंट्रीब्यूशन इसमें अगर देखूँ तो वो प्राइमरी रहेगा कि कोई भी आप नई टेक देखो. ईवीज़ में भी हमने काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स वगैरह देखे जो अगर आप इस समर में देखोगे तो ऑलमोस्ट नन है. हाँ, ऑलमोस्ट नन है. आई वुडंट से कि कोई बड़ी zero न्यूज़ है, देखने को नहीं मिली. कोई बड़ी न्यूज़ देखने को नहीं. तो हुआ क्या एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी मैच्योर हुई, आपके BMS मैच्योर हुए. और वो क्यों मैच्योर हुए? बिकॉज आपके पास डेटा है, BMSs का डेटा है कि फेलियर क्यों आए, कब आए, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ में चेंज आ गए. तो जो टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी तभी बनेगी जब डेटा उसको ड्राइव करेगा. तो वो जो मैच्योरिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम इनेबल करने का हमारा बेसिकली विजन है कि जो भी आगे जाके, यू नेवर नो, आगे जाके देयर माइट बी थिंग कि देयर विल बी सम न्यू एलिमेंट्स इन EV इटसेल्फ विच विल नॉट पॉपुलर नाउ. जैसे अभी हम देखें तो कपल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर आर स्टार्टेड यूजिंग TCU और VCU फॉर दैट मैटर, कि व्हीकल कंट्रोल यूनिट ला रहे हैं जो और फंक्शनैलिटी और इफ़िशिएंसी बेटर कर रही है आपकी ओवरऑल पावर ट्रेन की या ड्राइव ट्रेन की. तो उससे कुछ नए डेटा पॉइंट्स आएंगे, ओके, एंड उससे और व्हीकल का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा, उससे और कमर्शियल्स बेटर हो जाएंगे, माइलेज बढ़ेगा. ओके, सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बेसिकली जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा वो 50% अचीव करने में. और उसमें जो डेटा का रोल है वो हम प्ले करना चाहते हैं. सो आप जो बताना चाहते हैं कि डाटा पे रूल करते रहेंगे. यस, दैट इज़ योर कोर एंड उस पे आप स्टिक रहना चाहते हैं. यस. सो अक्षय, ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सो इट्स अ सिस्टम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, राइट. बैटरीज है, चार्जर है, कंट्रोलर है, मोटर है, राइट. सो क्या दूसरे पार्ट्स की वजह से IoT के परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है? अगर कई बार दूसरे पार्ट्स की वजह से IoT के परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है और किस तरह की प्रॉब्लम आती है, फर्स्ट हम ये जानना चाहते हैं. और सेकंड, उसको आप कैसे टैकल करते हो? सो यस, इसमें प्रॉब्लम आते हैं. ओके, अर्ली डेज में बहुत आते थे. अभी दैट परसेंटेज हैव कंसिडरेबली वेंट डाउन. ओके, ऑब्वियसली ड्यू टू सिग्निफिकेंट, मतलब जस्ट लाइक we enable vehicle to get more mature, our devices and our hardware also got matured from the data itself. जो हमने initial days में failure देखे उससे अभी mature हुए हैं, तो अभी issues कम आते हैं, but still issues are there. Okay, it's not completely done and dusted. So I'll give you simple couple of examples. So when EV journey started, so जो एंटायर इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 36 वोल्ट या 48 वोल्ट से चालू होता था या फिर 68 वोल्ट तक रहता था, करेक्ट. एंड जो IoT डिवाइसेस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वी स्टार्टेड, दैट वाज रेटेड अराउंड 80-85 वोल्ट तक.
Okay, so our assumption while designing product or deploying products was कि 50 volt की battery है, max it can go 68 even in run time, and this 80-85 volt is more than enough. Later on, after trials and after our learnings, we understood कि we need to set it at least 110 volt with the peak protection of 140 volt. अच्छा. That we started. So basically हुआ क्या कि whenever vehicle runs, the motor creates back EMF, the controller creates back EMF. Okay, जो आप अभी हम regenerative braking या regenerative जो word use करते हैं vehicle में, okay, वो पहले तब नहीं था. तब it was like unnecessarily generated energy है, okay, और वो कहीं ना कहीं vehicle में जाएगी. ओके, तो जो आपका कंपोनेंट्स रहेंगे उसको वो डैमेज कर सकती थी. ओके, तो वही आपके व्हीकल लाइंस पे जो 50 वोल्ट रहना चाहिए वहाँ पे 100 वोल्ट आता था, वहाँ पे 120 वोल्ट आता था. इसकी वजह से लॉट ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड टू फेल, एंड जस्ट लाइक अदर कंपोनेंट्स IoT आल्सो यूज्ड टू फेल. देन आवर लर्निंग वी इम्प्रूव्ड दैट. सो व्हाट यू सेड इज करेक्ट. इफेक्ट होता था. ओके, अभी अगर हम देखें तो अभी चैलेंजेस हैव बीन डिफरेंट. अभी देयर इज द चैलेंज ऑन डेटा सैनिटी. Okay, so let me give you a simple example. तो let's say IoT आपको क्लाउड में डेटा दिखा रहा है कि आपका बैटरी वोल्टेज 48 वोल्ट है. ओके, और आपका SOC होना चाहिए 48 वोल्ट के हिसाब से. let's say SOC होना चाहिए 50%. ओके, बट बैटरी दिखा रही है कि SOC है 30%. ओके, क्लाउड पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये IoT गलत दिखा रहा है, या बैटरी BMS गलत दिखा रहा है, या BMS भेजते वक्त सही था, कहीं वायरिंग में ड्यू टू नॉइज या कुछ फॉल्ट्स की वजह से इट इज शोइंग इनकरेक्ट वैल्यू. सो दोज आर द करंट बेसिकली चैलेंज जो हम अभी फेस कर रहे हैं या फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन सम एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर फिल्टर जिससे हम एटलीस्ट ये वेरीफाई कर पाएँ तो बाकी कोई इशू नहीं है. सो इफ डेटा इज कमिंग इनकरेक्टली, इट हैज़ टू बी दैट कंपोनेंट प्रॉब्लम ओनली, इट हैज़ टू बी दैट कंपोनेंट इशू ओनली. सो कैसे सॉल्व करते हो जब कोई सामने BMS कंपनी बैठी है, एक तरफ बैटरी कंपनी बैठी है, और सब बोलते हैं कि ये तो IoT खराब है, और कई बार आप बोलते हो कि ये भाई बैटरी में प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं बैटरी में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. यस, सो दैट हैज़ बिकम अ ट्रेंड नाउअडेज. उसको तो बहुत मतलब स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना पड़ता है, बिकॉज फॉर अस battery person is also equally important, BMS person is also equally important, and end customer is also important. So strategically we have to show the data. Okay, and data speaks for itself. तो आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है. Yes, कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाटा बोल रहा है. So instead of directly blaming anyone, we show the data. This is the data, this is the anomaly. अभी आपको पिक्चर क्लियर है, आपको किससे बात करनी है इसके लिए. So अक्षय, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि थिंग्सअप ऐसे क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या क्या आपका काम करने का तरीका डिफरेंट है. तो कुछ इस बारे में शेयर करें. जैसे मैंने आपको बताया था कि इन IoT, ओके, स्टार्टिंग हुई थी तब डेटा की रिमोट मॉनिटरिंग के साथ हुई थी. ओके, कि जो भी डेटा फील्ड में दिख रहा है उसका रिमोटली मॉनिटर करके हमको चाहिए. ओके, but now IoT have evolved, okay, and so as market have evolved. So अभी आप अगर बोलोगे कि मैं IoT में आपको रिमोट मॉनिटर करके दूंगा तो you will find lot of companies in the market. Okay, what we do and how we do is basically beyond that data point. So हम क्या करते हैं अभी कि जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको जो बिजनेस इनसाइट्स है वो हम उस डेटा पे ऐड करके देते हैं. बिकॉज हमने जब चालू किया था तब IoT अर्ली स्टेज में था. द प्रॉब्लम वॉज कि फंडामेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ही सेंसर नहीं है, तो आप डेटा रिमोटली गैदर कैसे करोगे. बट नाउ इन लास्ट 10 years वी हैव सीन कि देयर इज एक्सेप्टेंस इन द मार्केट, एंड कंपनीज को पता है कि हाँ सेंसर नहीं है तो लगवाओ, लगाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. डेटा इज़ अ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो मैं आपको एग्जांपल दूँ. आज हमारे पास ऐसे कुछ कस्टमर्स हैं, ओके, लिटरली जिनकी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं. ओके, एंड छोटी फैक्ट्री में एक ही मीटर है या फिर एक ही मशीन है, छोटी मशीन है, बट उसका भी दे आर डूइंग रिमोट मॉनिटरिंग. अच्छा, जो हमारा इनिशियल में हम जाते थे, सो आई डोंट नो मैंने मेंशन किया कि नहीं, हमारा अर्ली स्टेज में जो स्ट्रगल था दैट वाज कन्विंसिंग एक्सेप्ट करवाना. अभी जो मैंने सोशल मीडिया पे 1-2 महीने पे या 1-2 हफ्ते पहले देखा कि
कि AI कंपनीज में के फाउंडर्स ने बोला है कि इंडिया में एवरीवन इज आस्किंग फ्री POC, नोबडी इज रेडी टू पे हाँ। फॉर AI प्रोडक्ट. वी हैव सीन दैट इन IoT कि सबको POC करना था, ओके, और वो भी फ्री वाला POC करना था. एक्चुअल डिप्लॉयमेंट किसी का नहीं. NRE भी नहीं मिलता है. NRE भी नहीं मिलता था. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन अर्ली डेज ऑफ आवर टाइम. बट नाउ वी हैव सीन देयर इज अ ह्यूज मैच्योरिटी. कंपनीज को डेटा की वैल्यू पता है. नाउ आवर डिफरेंशिएशन इज बेसिकली नॉट ओनली डेटा, अलॉन्ग साइड ऑफ डेटा यू गेट द इनसाइट्स, एंड दैट इज अ मीनिंगफुल इनसाइट्स. ओके, सो मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूँ तो आपको एनर्जी मीटर का डेटा वहाँ पे दिख रहा है. लेट्स से एनर्जी कंजम्पशन है, आपकी फैक्ट्री की एनर्जी कंजम्पशन है फॉर एग्जांपल. आपको आपके फैक्ट्री के लोकल मीटर के डिस्प्ले पे एनर्जी कंजम्पशन देख रहा है, वो आपको रिमोटली हम दिखाएंगे. ओके, दैट इज़ वन वैल्यू एडिशन ऑफ IoT. ओके, तो आप कहीं से भी देख सकते हो. आगे जाके क्या है, देन देयर इज़ अनदर लेयर कि हम आपको डेली कंजम्पशन दिखाएंगे कि सर आपके डेली इतना इतना कंज्यूम हो रहा है, आपका डेली इतना इतना मीटर बिल आ रहा है. दैट्स अ सेकेंड वैल्यू. आप एज अ फैक्ट्री ओनर बोलोगे हाँ ठीक है, बट इससे और क्या वैल्यू अनलॉक हो सकती है. देन इफ़ आई टेल यू कि सर ये क्यों बढ़ रही है, वो भी आपको बताऊंगा मैं. दैट विल बी एन एडिशनल वैल्यू. फर्दर मोर एक वैल्यू पॉइंट ऐड हो गया. बट अभी नाउ ट्रेंड इज आपको चाहिए कि ये कम कैसे करूँ वो भी बताओ, विच इज़ बीइंग पॉसिबल विथ AI, विच इज़ पॉसिबल विथ डेटा पॉइंट जो हम गैदर कर रहे हैं. ओके, तो अभी थिंग्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज data collection, data monitoring and business insights. So we will give you insights जो actually में it will be helpful for you and आपके business के लिए वो help करेगा. हाँ, that is basically यार. Nice. So problems तो कोई भी बता सकता है, पर problem का solution नहीं मिलता है usually. तो आप बोल रहे हैं कि आप उसकी solutions भी साथ में बताएंगे कि possible solutions ये हैं. Correct. So we have spent last 10 years working with multiple industries. So जो हमारे initial days में हमारे पास नहीं था कि उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्टीज नहीं थी, उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. दैट वी हैव गैदर्ड इन लास्ट 10 years. सो नाउ इट्स आवर टाइम टू मटेरियलाइज देम and help businesses to reach to their maximum potentials. What an amazing thing. Discussion जो है वो काफ़ी वेरीड उस पर हो रहा है. अभी तक हमने जब शुरू किया था तो हमने समझा था कि पूरी डिस्कशन सिर्फ EVs पर रहेगी, बट दिस इज मूविंग टुवर्ड्स ए कंप्लीट बिजनेस, पूरे डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स पे जा रही है. तो EVs के बारे में स्पेसिफिकली बात करते हैं कि EVs में आजकल चाइनीज़ मॉड्यूल्स यूज़ होना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी सारे चाइनीज़ मॉड्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, वे चीपर देन मे बी इंडियन जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. True. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज़ मॉड्यूल यूज़ करें तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और पॉसिबली हाउ आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो. कि वो लोग सपोज कोई भी चीज़ 2000 रुपये में देते हैं, आपकी कॉस्ट है 3000 रुपये एग्जाम्पल, तो उसको फाइट करना बड़ा मुश्किल है. करेक्ट. तो हाउ आर यू फेसिंग इट? उसके लिए ना हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इट इज़ वेरी वेल प्रूवन एंड सबको पता है इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है. ओके, बट एक बात भी है कि नेशनल प्राइड एंड नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर जो अभी सब लोगों को समझ में आना चाहिए, उनको कंसिडर करना चाहिए. वो जो चाइनीज़ मॉड्यूल्स की जो आपने बात की, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो रिलायबल नहीं है, ओके, या फिर वो चलते नहीं हैं, या फिर वो चले तो दिन तक नहीं तो शाम तक जो बोलते हैं वो वैसे वाले नहीं है वो. ओके, दे आर रिलायबल, दे आर गुड वन, बट वी हैव सीन मल्टीपल बैकडोर्स इन द मॉड्यूल्स. ओके, जो डेटा चाइना को ट्रांसफ़र होता है. ओके, एंड सिंस जो चाइनीज़ मॉड्यूल आप ले रहे हो उसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. ओके, आप कोई भी चाइना से रेडीमेड बिल्ट इन हार्डवेयर ले रहे हो, उसका सॉफ्टवेयर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है. सो यू विल नेवर कम टू नो इवन इफ देयर इज अ बैकडोर और नॉट, अनलेस अंटिल यू डू सर्टन टेस्ट. ओके, और वो टेस्ट के बाद ही यू विल कम टू नो. ओके, सो whenever we go to customer, we educate them. So it is very important for us to educate customer कि सर ये दिक्कत है. Okay, and second thing, हमने देखा है lot of companies have specifically moved away from China and specifically asking for made in India product. Okay, which is basically our majority customer base. Okay, so हमने वो patriotism देखा है, businesses में देखा है. तो कंपनीज एंड बिजनेस ओनर्स आर सेइंग कि हाँ ठीक है 500 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, जाने दो. ओके, बट
मेक इन इंडिया दो. ओके. सो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये कंप्लायंस का भी कहीं फियर है? फियर वर्ड सही नहीं होगा, बट कि आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ये कंपलसरी कर दे कि आपको इंडियन आईटीज यूज़ करनी है, एंड इम्पोर्ट पे या फिर कर्ब्स लगा दे या फिर उस पर ड्यूटीज बढ़ा दे, एंड हाउ आर यू सीइंग इट ओवरऑल? नहीं, डेफिनेटली ये होना चाहिए. ओके. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो की सी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कैनॉट वर्क विदाउट चाइना. Currently तो cannot work without China because majority of our semiconductor components are coming from China only. Their manufacturing happened in China and Taiwan only. So we cannot say कि कल से आ जाओ, हाँ ठीक है यार सब इलेक्ट्रॉनिक्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, बिकॉज ऐसा हुआ तो एंटायर इंडस्ट्री विल कोलैप्स. ओके. बिकॉज our entire raw material, basically the electronics raw material, capacitors, semiconductors coming from China only. What government should do is basically जो key communication aspects से जो components रहते हैं, okay, जहाँ से security lapses होने के chances ज़्यादा हैं, वहाँ पे government should introduce curbs. That would be kind of suggestion from our side. Nice. Even government have started mandating certain kind of modules, GPS modules, which will go in defense, and those GPS modules are basically communicating with our own satellite only, not any third party satellite. So in future, if any security related issues happen and certain countries denied an access of GPS device, then we should have our own satellites in the and that can work. So वो जो चीज़ें हैं वो उसका पेनिट्रेशन बढ़ना चाहिए. दैट इज बेसिकली व्हाट आई कैन से कि वो होना चाहिए. सो आर द पॉलिसीज अभी जो फ्रेम हो रही हैं, तो आर हमें क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो हमें समझ आता है. पॉलिसीज उस तरफ मूव हो रही है क्या? यस, डेफिनेटली मूव हो रही है. तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट से कि आप मेक इन इंडिया बनाओ. ओके. तो दे हैव, आई विल टेल यू, गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड CHIMPS. ओके. CHIMS is basically the portal name. तो ये पहले नहीं था. ओके. This has started I think 3-4 years back. So what they're doing is, अगर आप कोई भी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कर रहे हो ना, so you have to go to government portal. ओके. एंड आपका जो कंपोनेंट है उसका डेटा शीट आपको वहाँ पे डालना है, और आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो और किस चीज़ के लिए इंपोर्ट कर रहे हो वो डालना है. ओके. सो द गवर्नमेंट स्टार्टेड ट्रैकिंग कि हम कौन कौन से कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रहे हैं और क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं. Okay, now that data government is having, and now they are taking strategic decision कि इसमें से कौन से महीने में बना सकते हैं quickly, ये बना सकते हैं ना, तो let's put an anti-dumping duty on these components so that it will be promoted. So government I think 8 to 9 months back put an anti-dumping duty of 30% on PCBs, ताकि PCB Indian manufacture हो जाए. Okay, so government is definitely moving in that direction. Obviously there are certain limitations की जिसकी वजह से वो हार्ड एंड फास्ट कल से ऐसा ही करेंगे वो डिसीजन नहीं हो सकता. एंड एज अ वन ऑफ द इंडस्ट्री प्लेयर वी अंडरस्टूड दैट पॉइंट, बट डेफिनेटली आई विल से इट इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन. व्हाट आई हैव सीन ऑल्सो इज दैट कि मैंने जो देखा है कि गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं वो इमीडिएटली एक्शन में नहीं दिखाई देते, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चाहे फिर वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, बट वन डिसीजन इज टेकन तो जनरली वो फिर दूसरे गवर्नमेंट्स भी फॉलो करके ही आगे लेके जाते हैं, राइट? सो वो जो विजिबिलिटी है वो मे बी थोड़ा लॉन्गर टाइम में दिखाई देगी, बट इट इज़ विजिबल. ओवरऑल पॉलिसी सेम रहती है. करेक्ट. सो अक्षय, ऐसा कहा जा रहा है कि ईवी के जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादातर हार्डवेयर पर फोकस कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है. सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई वुड से what you said is partly correct, okay, and there is a reason behind it. See, software can work very well if your underlying infrastructure is good, okay, which is basically a hardware, which is still evolving, still maturing, and getting better and better day by day. So you will see even couple of more some time that more companies will invest more heavily on the hardware, and once that is stabilized and become mature and then become kind of, you can say, commoditized, okay, then the software revolution will start. Okay, so you mean आप कहने का मतलब ये है कि दोनों का बैलेंस्ड ग्रोथ होना जरूरी है, and that we are doing already? Yes, partly you can say balanced growth अभी हो रहा है.
पोटेंशियली ज़्यादा काम हार्डवेयर पे करना चाहिए, इसलिए ज़्यादा हो रहा है. सॉफ्टवेयर पे भी उतने पीपल आर नॉट फोकसिंग दैट मच ऑन सॉफ्टवेयर बिकॉज हार्डवेयर में करने को ही बहुत कुछ है अभी. अच्छा. Okay, so there will be some time will be more spent on the hardware and on the software also. Comparatively less time on the software. This will be trend for couple of more days, but eventually it will come to a phase जहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाएगा. सही है. नाइस. गॉट इट. सो अक्षय, अभी कुछ समय पहले कुछ व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ था एंड उस एक्सीडेंट से रिलेटेड सारा डाटा पब्लिकली शेयर कर दिया गया था. तो काफ़ी सारे सेंसिटिव डाटा होते हैं जो पब्लिकली में भी शेयर करने चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो थिंग्सअप में आप लोग क्या एक प्रिंसिपल है जो इस चीज़ को गाइड करता है, कैसे आप लोग ऑपरेट करते हो? मतलब हम जब बोलते हैं कि हम IoT डेटा गैदर करते हैं, इनसाइट देते हैं, ओके, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है बिकॉज वी आर प्लेइंग विथ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप की फैमिली में कोई व्हीकल यूज़ कर रहा है, ओके, एंड शी इज़ एट सम XYZ प्लेस और उसका डेटा एक सॉफ्टवेयर के कंपनी के सर्वर में जा रहा है एंड वहाँ पे if it is not properly handled it can got access of उनका एक्सेस किसको भी मिल सकता है. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, आई थिंक इट इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल अबाउट उबर. ओके, वहाँ पे हाउ some software developer in Uber misuses the location data of a female customer and misused that to certain extent. हाँ जी. ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी ग्रॉस वायोलेशन जो वहाँ पे हुआ था. तो इंटरनली एंटायर कंपनी इज अवेयर कि हाउ डेटा सेंसिटिविटी मैटर्स एंड देन वी अंडरस्टूड कि ग्लोबली व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स जो इंश्योर करते हैं कि ये डेटा सैनिटी, डेटा इंटीग्रिटी एंड सेंसिटिविटी प्रिजर्व करें या उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सो देर आर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स, ISO 27001, then SOC type 2, then GDPR part 11. So over the period of year we have already acquired those certificates. Okay, and right now in the process of exploring GDPR also so that we can be compliant to that part also. So there are frameworks, okay, defined globally about data sensitivity, security aspect. So as a software company who is handling sensitive information, we are compliant to those standards and strictly adhering them. And not only that, many times what happen, you make your entire company compliant with the standard, okay, and then done. Okay, so there has to be checkups, routine checkups. Okay, कि आप 6 महीने पहले थे, अभी हो क्या, ओके, अगले महीने मतलब. सो एवरी क्वार्टरली वी डू कंप्लायंस चेकअप्स ऑल्सो. In fact, we are partnered with couple of software companies जिनके tools हम use करते हैं and those tools are automatically keeping checks of all of the security aspects of and security and sensitivity aspects. Yes. So we are taking that very seriously and that is a costly affair. So आप कोई भी एक certification लेते हो उसके लिए we have to implement lot of things and that's an additional cost that adds to your anywhere in your P&L, in your product cost. Obviously. But we have taken it very seriously and we have implemented that. And how is the industry moving overall? मतलब मैं competitors का नाम नहीं लेना चाहूँगा, but how is the industry moving? Unfortunately, we are the first one जिनके पास सारे certificates हैं. Okay. Fortunately? I will say unfortunately because this is everyone should do. I can proudly say कि हमने लिए हैं. बट एज फ्रॉम मैं जब इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो आई फील अनफॉर्चुनेटली अरे यार बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं. दैट इज सच ए इंपॉर्टेंट थिंग. दे शुड डू इट. आई नो इट्स अ कॉस्ट सेंसिटिव इंडस्ट्री एंड इट्स एडिंग अ कॉस्ट टू योर प्रोडक्ट बट इट्स इंपॉर्टेंट एंड नॉन नेग्लिजिबल. यस. अक्षय, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, EVs का बहुत बज़ है इस टाइम पर, एंड तो आने वाले टाइम में किस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साइज़ के बिजनेसेस, आपके टाइप के बिजनेसेस को किस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? वी हैव सीन कि हमने लास्ट 5-6 सालों में गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होते हुए देखे हैं. राइट, पहले FAME 2 आया, FAME 1 आया, देन FAME 2 आया. ओके, एंड नाउ ईच एंड एवरी स्टेट इज पब्लिशिंग देयर ओन EV पॉलिसीज in their own way to promote electrification of the automotive industry. तो मेरे हिसाब से subsidies are one part of that.
Okay, but there has to be some kind of a इंसेंटिव जो है कॉमन जो लोग हैं उनको यूज़ करने के लिए कॉमन लोगों को ईवी यूज़ करने के लिए जो इंसेंटिव चाहिए होता है वो इंसेंटिव नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिलना चाहिए. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका. नॉन मॉनेटरी फॉर्म मतलब क्या? पहले हम डिस्काउंट मिलता था कि 1.5 लाख की गाड़ी 25,000 का डिस्काउंट फेम 2 के अंडर 16-17,000 के आसपास कुछ तो मिलता था एंड सस्ती मिलती थी. दैट वाज अ वन डिस्काउंट बट दैट इज अनसस्टेनेबल. यू कैन डू दैट और एनी गवर्नमेंट कैन डू दैट फॉर कपल ऑफ probably years, 1 or 2 years, and then unsustainable. अभी आई वुड लाइक टू मेंशन महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी जो अभी आई थिंक लास्ट वीक ही डिक्लेयर हुई. They have mentioned कि there will be toll way-offs to electric vehicles, which is an excellent incentive. सही है. Okay, so which will again interesting fact. Second thing, they have made it mandatory कि जो भी नए constructions होंगे, नए housing societies built up होंगे, उनमें there has to be dedicated electric vehicle charging station from builder itself. सही है. That they have promoted. So जो अभी headache है, even I have seen lot of societies जहाँ पे 5th floor से even now today, despite मतलब recently we have seen a reel or a post. Correct. वो एक वायर लेके आ रहा है. I टाटा have seen it personally. अच्छा. And a couple of weeks ago only. It's not like कि I have seen it old. कि Ola like the scooter is there and 4th floor के window से किसी ने चार्जर की वायर डाली है and then नीचे व्हीकल चार्ज हो रही है. Okay. तो वो जो मेन चैलेंज रहता है and being in the industry I have spoken to lot of users, lot of people in my network. Since I am from EV industry तो मेरे को पहले कॉल आता है कि यार I'm thinking हाँ EV खरीदने का सोच रहा हूँ. What do you suggest? कौन सा OEM थे या कौन सी मॉडल का आप सजेस्ट करते हो? तो we have seen a lot of hesitation. तो जो गवर्नमेंट अभी पुश कर रही है and going forward what we are expecting from government from IoT standpoint is basically some critical operations जो है जैसे B2B operations है वहाँ पे गवर्नमेंट शुड मैंडेट द यूज़ ऑफ IoT. जैसे आप मैं आपको एग्जांपल दूँ तो अगर बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखो तो अगर आप लीज में दे रहे हो कोई बैटरी या व्हीकल लीज में दे रहे हो तो वहाँ IoT बाय डिफॉल्ट आ जाता है. Yes. You cannot skip with that. Okay. But in customer and normal B2C sell और consumer market में that is not important. अगर आप नहीं भी हैं तो भी वो पर काम चल जाता है. Which is majority currently happening. It's a good part that lot of OEM are taking now initiative कि even if it's a certain increase in the price, they'll still make it IoT as a compulsory, which is a very commendable thing. But from government side, I think there should be some compliance and incentive for that. तो वो एक होना चाहिए. आपने कहा कि गवर्नमेंट को कंपल्सरी. Why are you saying that? Let me give you a simple example. अभी आपको AIS 140 पता है? AIS 140 गवर्नमेंट ने कंपल्सरी क्यों किया? बिकॉज ऑल ऑफ द पब्लिक व्हीकल्स विच इंटरैक्टेड विद पब्लिक जो भी इंसिडेंट वगैरह हुआ था दिल्ली में रेप इंसिडेंट हुआ था लॉन्ग बैक. सिंस देन द कंपल्सन स्टार्टेड बिकॉज इट हैपेंड इन द पब्लिक व्हीकल. पब्लिक बस में हुआ था एंड पीपल वर नॉट एबल टू ट्रैक देम. दैट इज वेयर द केस स्टार्टेड कि देर इज अ नीड ऑफ अ रिमोट ट्रैकिंग सिस्टम. Okay, for all public vehicles or all passenger vehicles who's carrying the passenger all across the India कि जिसमें वो tracking हो. So that's where the AIS 140 basically had and government have made it compulsory. That's why now each and every of yellow number plate vehicle is having AIS 140. Okay. अगर वो government compulsory नहीं करती तो it would have taken next 15-20 years और तभी भी हम यही सोचते कि कब होगा देखेंगे. तो government का intervention is very much important for such initiatives. Without them, even अभी मैं थोड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर इसको कर्ब करती है या आप कहती है कि आप IoT लगाओ तो उससे गवर्नमेंट को या यूज़र को या किसी भी व्यक्ति को क्या फ़ायदा होगा? डायरेक्ट 1 या 2 फायदे बता दीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को जो मेन बेनिफिट फ़ायदा होगा वो होगा सब्सिडीज़ ट्रैकिंग में. ओके, दैट इज़ अ डायरेक्ट बेनिफिट टू गवर्नमेंट. अगर आप सब्सिडी दे रहे हो किस व्हीकल के लिए कैसे दे रही है दैट डेटा दे विल हैव इट सेंट्रली. दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट. ओके, फॉर यूज़र मल्टीपल है बट उसमें से भी बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर कुछ व्हीकल का फॉल्ट है ओके जो व्हीकल को पूरा बंद कर सकता है जो पहले पता चल रहा है डेटा के हिसाब से
ओके Yes. वो यूज़र को इमीडिएट इन्फॉर्म हो जाता है, ही कैन गो टू सर्विस स्टेशन, गेट इट फिक्स्ड. तो जो 5,000 का खर्चा है, वो जो 50,000 का खर्चा है, वो 5,000 में हो सकता है. Yes. दैट इज़ अ मेजर टू बेनिफिट्स. सही है, आई गॉट इट. मेरा सवाल है कि आप इतना सारा डाटा का एक्सेस आपके पास रहा है, डिफरेंट कंपनीज के डाटा आपके पास रहा है, किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? वेयर आर यू मूविंग? किस तरह के व्हीकल्स होंगे? एक है एंड रिजल्ट, और अभी है कि करंट ट्रेंड्स में कुछ विजिबिलिटी दिखाई देती है कि दिस इज द थिंग द वे वी आर मूविंग, राइट? व्हाट आर दोज थिंग्स? कुड यू शेयर समथिंग? यस. सो इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि वी हैव सीन BMS are getting much more robust हाँ. and much more mature. So I cannot share a OEM specific information. Okay, but we have seen कि number of alerts जो BMS की वजह से trigger हो रहे थे या बैटरी की वजह से trigger हो रहे थे, that has went down significantly. Okay, so that is a major trend that we have seen. ठीक है. And आप इंडियन BMS कंपनी की बात कर रहे हैं? mix of Indian and And outside. Chinese, हाँ, okay. mix of Indian and Chinese. But both of them have matured so significantly. And major contribution is basically AIS 156, जो government have created a standard according to which it has to work like that. But we have seen lot of improvements there. Second thing we have seen कि overall vehicle reliability is also increased. So electronics is getting matured day by day. Be it your controller, be it a motor से तो पहले से ही प्रॉब्लम नहीं था मोटर में कुछ, बट मेजरली कंट्रोलर्स विद द की फेलियर पॉइंट इन अर्ली डेज, एंड द BMS वाज द सेकंड की पॉइंट जहाँ पे होते थे. नाउ LFPs आर कमिंग, ओके, which we have seen a considerable adoption of LFP batteries. So this is my understanding of LFP. Maybe you are from battery domain, so you can correct me, or you know. You're correct. Yeah. You see, but earlier days में LFP was there, but there was no smart BMS and reliable smart BMS, because we cannot operate LFP batteries without a smart BMS. और अच्छे BMS के अगर नहीं है तो LFP batteries में you couldn't get that much performance. हाँ, SOC की प्रॉब्लम, दिस दैट, 25 तरह की प्रॉब्लम्स थी. Correct. So now, but as a battery chemistry, LFP is या ज़्यादा much यूज हो better. रही है और Correct. मतलब रिलायबिलिटी बढ़ रही है. जब भी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर जब आपके साथ काम करता है, तो आपने बहुत सारे एडवांटेजेस बताए हैं, सारी चीज़ बताई, बट उसको एक पावर या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप क्या देते हैं? स्पेसिफिकली 2-3 चीज़ें अगर बताएंगे तो मे बी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स आपको सुन रहे हैं. करेक्ट. सो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो OEM है, उसमें बेसिकली आई विल स्प्लिट दिस इनटू 2 पार्ट्स. ओके, एक तो रहेगा फ्लीट ऑपरेटर और दूसरा रहेगा OEM. ओके, सो आई विल डू विद द फ्लीट ऑपरेटर फर्स्ट. तो द फ्लीट ऑपरेटर कंपनी जो हम मतलब दोज हु आर नॉट यूजिंग थिंग्स अप सॉफ्टवेयर, ओके, उनके पास बेसिक ट्रैक एंड ट्रेस होगा. ओके, एंड दे विल बी एबल टू डू बेसिक स्टफ विद देयर फ्लीट. व्हाट वैल्यू एड वी गिव इज वी गिव देम देयर बिजनेस इनसाइट्स. सो ट्रैक एंड ट्रेस फ्लीट में तो आप देते ही हो, मतलब आपको मिल रही है. हम उनको बताएंगे कि आप कितना और लेवरेज कर सकते हो आपके फ्लीट से. अभी आपका फ्लीट 30% या 40% यूज़ हो रहा है, यू कैन स्टिल इंक्रीज दैट. आप ट्रैक कर सकते हो. एक इनसाइट देता हूँ मैं आपको. लेट्स से कोई फ्लीट ऑपरेटर है, वो कोई भी एक व्हीकल, एक OEM का फ्लीट तो नहीं रखता, अपने मल्टीपल OEMs से रखता है, स्कूटर्स रखते हैं, व्हीकल्स रखते हैं. करेक्ट. अगर आपको और उसको बढ़ाना है, लेट्स से आपके पास 100 है और 100 लेने हैं, तो हाउ विल यू टेक अ डिसीजन कि इस OEM की लेनी है, उस OEM की लेनी है, उस OEM की लेनी है? एक ब्रॉड क्या बोलता है कि हाँ, अब तक मेरे को ट्रबल किस OEM से आया है, ओके, वो एक जो मोटा मोटी दिमाग में रहेगा उसके ऊपर डिसीजन लेगा. ओके, यूजुअली में स्मॉल बिजनेस में ऐसे होता है. करेक्ट. अगर वही डिसीजन आपका डेटा ड्रिवन हो तो दैट इज मच मोर पावरफुल. ओके, सो दैट इज बेसिकली वैल्यू एडिशन टू फ्लीट ऑपरेटर्स. ओके, मेजरली. सेकेंड, अगर हम OEM की बात करें तो OEM में एवरी OEM, और आई वुड रादर रिफ्रेम दैट कि हर एक OEM के मिनिमम 2 to 3 मॉडल्स रहते हैं. ओके, बिकॉज दिस इज बेसिकली देयर ओवरऑल स्ट्रैटेजी के 2 से 3 मॉडल रहते हैं. वन इज स्मॉल, वन इज मीडियम एंड वन इज अ हाई एंड, टॉप एंड. करेक्ट. ईच एंड एवरी ऑफ दिस मॉडल में दे मस्ट बी यूजिंग सम डिफरेंट कंपोनेंट्स. ओके, एंड दे मस्ट हैव चोजन X ब्रांड का बैटरीज अगेंस्ट Y ब्रांड का बैटरीज. ओके, एंड
based on their performance. Okay, they can evaluate and see कि next upgrade में which batteries I can use, which components are performing better. Okay, so that decision they can take based on the data. This is for their own usage. Okay, let's say X battery, X brand का battery they are currently using जो महंगा है 10,000, okay, या 5,000 महंगा है, and there is Y brand का batteries जो सस्ता है, but they are claiming कि there's one is the much more reliability, there is reliability issue, ऐसा claim किया गया है. How do we validate that claim? Data only. Okay, so once you have that data, आपके व्हीकल में, because X battery can perform very well on some Y vehicle, but your own particular vehicle के साथ how is its performance, वो बहुत मैटर करता है. तो वो डिसीजंस जो है कंपोनेंट लेवल ऑप्टिमाइजेशन के, कॉस्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन के, दैट दे कैन टेक विथ फ्रॉम द IoT. That is basically a major value addition to the OEM from their own point. एंड सेकेंड, आप जो कस्टमर को व्हीकल देते हो उस पॉइंट पे मैंने जैसे बताया, कस्टमर को जो मेन एडवांटेज है ईवी IoT का कि दे कैन गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन, और ओवरऑल आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर होता है उससे. बिकॉज आप बताओ कि फॉर एनी OEM टू सर्व कस्टमर, बिकॉज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ही ऐसी है कि वहाँ पे कस्टमर सर्विस इज़ द की. Okay, why big brands like TVS and Bajaj are basically selling hot cake? One is they have a huge distribution and they have a service centers all across pan India. That's why customer trust them. Okay, so one way of winning more customers is improving your customer service experience. That they can improve with IoT, and that has a much more value addition. I'll give you one more insight. I won't take much of a time. Without IoT, you are selling 5,000 vehicle or 10,000 vehicles. Okay, अगर आपको उस एंड कस्टमर से टच में जाना है या एंड कस्टमर को रीच आउट करना है, आप कैसे करोगे? रीच आउट करना है तो उनका एक कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होगा. उनको हम एक फीडबैक फॉर्म भेजेंगे मे बी. करेक्ट. और उनसे हम उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता करेंगे. करेक्ट. उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. करेक्ट. सो दिस प्रोसेस यू विल डू. दिस मल्टीपल टीम लेयर है. ये पूरी टीम लगेगी, सब कुछ लगेगा. फ्रॉम आवर सॉफ्टवेयर यू कैन सिलेक्ट कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स, कैटेगरी ऑफ मॉडल, यू कैन सिलेक्ट रीजन, और उन सबको आप यहाँ से बैठ के मैसेज टाइप करके यू कैन सेंड इट ऑटोमेटिकली. एंड कस्टमर विल पॉप अप ऑन दैट. इट मे बी फ्रॉम अन ऑफर, इट मे बी दिवाली विश, इट मे बी engage your customer in different communication channel. वो आप कर सकते हो from single platform. That is possible only with IoT. So lot of benefits are there, untouched kind of a benefit जो आपको customer से connect टैप किया जा सकता है. Yes. सबसे important I would take is कि अगर किसी भी vehicle OEM manufacturer को अगर अपने product को improve करना है, for better customer experience, IoTs are compulsory. And once IoT is implemented, so you can track the performance of every part of vehicle or most of the parts of the vehicle. Correct. And once you see that what improvement can be done and take insights from you. Yes. Yeah. That's very well said. Yeah. And based on that, the vehicle quality can be improved. Correct. And ultimately, it will zero down to increase in business. Yes. Yes. Nice. So Akshay, बहुत सारी discussions हमने करी है. What is your current biggest challenge of the business as on today, being into electric vehicle industry? So, a biggest challenge from EV industry specific अगर मैं बताऊँ तो एक तो हमने वो डिस्कस कर भी लिया कि educate the customer first of all about the decision of buying IoT or why should we put IoT. Okay. That is one of the biggest challenge, because in certain section of a business just like leasing or rental, it's by default coming as a business model कि आप without that कर नहीं सकते. In certain section just like in normal consumer B2C जो vehicles sell होते हैं, वहाँ पे it's very kind of I would say one of the challenge for us to educate the OEMs, okay, and make them aware of adding this cost onto their vehicle and make it default. So अभी क्या हो रहा है ना, ट्रेंड इज दैट कि अगर 3 मॉडल है तो टॉप मॉडल को IoT लगा दो, बीच वाले 2 को मत लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. दैट इज बेसिकली द कॉमन ट्रेंड वी हैव सीन. तो हमारे लिए अभी बिगेस्ट चैलेंज है कि फ्रॉम बेसिक से लेके प्रीमियम तक IoT शुड नॉट बी लग्जरी, IoT शुड बी मैंडेटरी. ओके,
दैट इज़ आई थिंक इज़ वन ऑफ आवर चैलेंज दैट हम उसको आगे जाके उसको परस्यू करके ये करेंगे. सही है. सो आने वाले टाइम में किस तरह की पार्टनरशिप्स आप देख रहे हैं? नए प्रोडक्ट्स में कुछ आप लोग कर रहे हैं, नए टेरिटरीज देख रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग एट थिंग्स अप? Yes. So we have a very good strategic planning, okay, in terms of growth for this financial year and आगे के financial year के लिए. So now we have started exploring other markets also. तो अभी we are tying up with couple of companies in Middle East, okay, for our existing solutions जो EV है, उधर मैंने जैसे बताया कोल्ड सप्लाई चेन है, उसके लिए वी हैव टाइड अप विद लोकल कंपनीज इन मिडल ईस्ट एरिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. So both markets में we have started onboarding customers also. So that was basically a strategic move for us to enter into those relevant markets. Okay. Yeah. So that is a one part of a segment where we are doing. And second, just मैंने mention किया कि energy is something that You're working on. we are currently working on. So from product perspective, energy is the one, and from territorial perspective, these are the two markets where Middle we have. East and Yes. Great. So there are a lot of people, young students we can say, or young entrepreneurs that are those are willing to come into business world. A lot of young founders, I would say. So what is your true core advice for them? So those who I would say those who are just thinking, okay, कि they wanted to do something but they don't have a clarity on that, I would say I would advise them to start. Even if you don't have a clarity, just start it. Okay, you will figure out eventually on the way. धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. Yes. And second advice is when you do this, okay, when you start, surround yourself with good mentors. सो दैट आप जब चालू करोगे ना तो वो जो सीखने की जर्नी है वो कम हो सकती है. ओके, सो जो सीखने को हमें कंसिडरेबल मंथ्स लगे, दैट यू कैन शॉर्टन इट टू डेज. ओके, सो इवन इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट. ओके, सराउंड योरसेल्फ विद गुड मेंटर्स, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल एंड स्टार्ट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम देम एंड हो जाएगा. सही है. सो अक्षय, ईवी इकोसिस्टम के अंदर कौन सी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो आपको बहुत पॉप्ड अप दिखाई देती हैं, जिनको अगर आपके हाथ में हो तो आप आज या कल में उसको क्विकली सॉल्व कर देना चाहते हो? यस. सो ब्रॉडली ईवी इकोसिस्टम में व्हाट आई एम सेइंग इज देयर इज अ प्राइस वॉर हेवीली गोइंग ऑन. ओके, एंड दैट इज गोइंग ऑन एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. Be it a component level, be it a vehicle level, be it a customer experience level, because cost is not from component. Cost comes from business level also. So you are making vehicle cost or you are cutting the cost at the cost of customer experience or at service experience. So that I think is one thing that I have not figured out how to solve that, but that is one thing that worries me the most. Ki obviously there has to be a cost optimization because it's need of the hour, but it should not come at the cost of quality and customer experience. So that is one thing that is as a EV ecosystem we have to see. To not compromise anywhere at least on the quality part. कस्टमर एक्सपीरियंस के पार्ट पे आप वो नहीं करना चाहते हैं. और कोई बात आप ऐड करना चाहते हैं? उसमें सेकेंड पॉइंट, वो तो अभी पॉलिसीज टेक केयर कर रही हैं, but still lot of components are still being imported, and CKD basis पे वहाँ से import होके यहाँ पे assemble होके बेची जा रही है. तो वो I think second चीज़ है that since अभी तो government खुद चाहती है, people themselves have started indicating via their buying cycle कि यार हमें made in India चाहिए. ठीक है, तो आई थिंक एज ए इकोसिस्टम हमको वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मोर एंड मोर शुड बी लोकली मैन्युफैक्चर्ड, मोर एंड मोर व्हीकल्स. सही है. तो अक्षय, भारत में बड़ी कंपनियां जो या तो बड़ी बन चुकी हैं या धीरे धीरे बड़ी बन रही हैं, वो ऐसा समझती हैं कि उनको सारे सिस्टम्स अपने डेवलप करने, BMS अपना होना चाहिए, बैटरी अपनी होनी चाहिए, IoT अपना होना चाहिए. तो एक बिल्ड वर्सेस बाय का एक डिसीजन उनके पास में रहता है. तो आप किसको एडवोकेट ज़्यादा करते हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
ओके सो देखो इसमें ना देयर इज़ नो वन डेफिनेट आंसर ओके कि आपको इन हाउस ही करना चाहिए या आपको आउटसोर्स करना चाहिए. दोनों मॉडल के एडवांटेज है डिसएडवांटेज है एंड यू शुड टेक राइट मॉडल एट राइट स्टेज ऑफ द कंपनी. ओके सो चैलेंज विथ इन हाउस बिल्डिंग इज हमने ये भी देखा है कि अगर आप उसको ब्रॉडली देखो कि अभी लेट्स टॉक अबाउट द लार्ज ब्रॉड OEM जो है. हाँ. ओके they are heavily relying on the component manufacturers. All of their major systems are done by the component manufacturers. जी. Okay. जो component उनको बोलते हैं हम tier 1 supplier जो है उनको बोलते हैं correct. But why that is the case? Because vehicle consists of 150 plus 200 plus parts. If you start doing these 200 parts in house and even if you consider that doing that in house, there will be lot of टेक्नोलॉजी डेट दैट यू विल हैव इन योर सिस्टम. एंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी डेट कि यार मैंने ये BMS डेवलप करते करते 1.5-2 साल लगा दिए. ओके एंड सडनली एंड बिकॉज आई विल हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज बीइंग एन even if you have a unlimited cash and unlimited everything, okay, you can put some limited resource only on one particular part because you have 160 components to deal with. Correct. Correct. And the expertise also will not be that much in one particular part compared to other company जिसका core business ही BMS है. Okay, जिसका entire effort, entire expertise is BMS only. So the product upgrade cycle and development cycle be much more faster with them compared to the in-house one. Okay. Yeah. So I think currently large companies are doing in-house because this is the early stage. Okay. But going forward, I am seeing कि lot of OEM, lot of component manufacturers will upgrade their system, upgrade their tech up to that level कि OEMs in-house capabilities won't be able to compete with them. And then OEM will take this is my assumption, OEM will take a strategic decision to take the component or take the systems from third-party vendors. What a great thought. मतलब किसी भी एक EV के अगर मैं ओवरऑल इकोसिस्टम पर इसका इम्पैक्ट की बात करूं तो ऑब्वियसली जो एक व्यक्ति सिर्फ BMS अगर बना रहा है तो या BMS को डेवलप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी ऑब्वियसली उसकी जो पेस है और एक सिस्टम ऐसा है जिसमें 160 पार्ट्स डेवलप हो रही हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली एन एलिफेंट विल मूव मच लोअर देन अ स्मॉल एनिमल एनी हाउ. Correct. Great. So yeah. So Akshay, very interesting question that I framed. मतलब this comes from my heart कि अभी आप currently you are solving an IoT problem of an EV इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक IoT से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप सॉल्व कर रहे हो. तो आपको कौन सी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो अभी दिखाई देती हैं और जिसको आपको लगता है कि आज या कल में मैं भी सॉल्व करना शुरू कर दूंगा, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल which is a known problem is basically charging infra. So I won't say I want to do it immediately, but that is what I see ki that's a very interesting problem to solve with. Okay, and given time and everything permits, I would be definitely interested in solving that particular piece of a problem. Ki how do we build a strong charging infrastructure so that the penetration of electric vehicle will increase? That is the one thing as a techie and as an entrepreneur I want to solve that. And that is still not figured it out, like how do we solve it that will make a commercially viable business model and at the scale. That is one thing that is much more interesting. And second thing is basically I wanted to see a lot of new age OEMs are dealing with multiple component suppliers and all, and it took a lot of time for them to do the integration with different components and to have a complete electric vehicle ready from electronic standpoint of view, from electrical standpoint of view, not from mechanical, because that's not basically our expertise. So we wanted to personally I'm much more interested in solving that journey ki how do an electric vehicle OEM company can integrate multiple components much easily and quickly without worrying about the reliability and other aspect of so आप सिर्फ इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो या आप सारे पार्ट्स बनाकर आप उनको दे देना चाहते हो? नहीं, इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम को, बिकॉज अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट कि वी कांट डू एवरीथिंग एट वंस बिकॉज देयर आर एक्सपर्ट्स ऑफ डूइंग दैट देयर ओन. ओके, ठीक है. इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते हो लेकिन आपको दूसरे फाउंडर्स के लिए जो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं
के लिए दिखाई देती है कि दूसरे फाउंडर्स को इसको स्पीड अप करना चाहिए, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ काफ़ी सारे लोग नहीं देख पाते हैं जो आप देख पा रहे हो, तो उन फाउंडर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी आप देखते हो या क्या चैलेंज आपको दिखाई देता है जो दूसरे फाउंडर्स सॉल्व कर सकें? तो एक अगर हम ईवी को एज अ कंप्लीट इकोसिस्टम देखें तो होता क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ओके अगर हमें ब्रॉडली समझना है तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आइस कैसे डील करता है, आइस की लाइफ साइकिल क्या है, ओके तो आइस में आप देखिए कि माय फादर स्टिल हैव हीरो होंडा की CD100 SS मॉडल, वाओ, 25 years old vehicle, इट्स still रनिंग, going perfectly fine and he still uses that. माइलेज Okay. कितनी आ रही है? Mileage is giving around 41 to 45 के आसपास माइलेज क्या आती है. बात है. Okay, so reliability. Okay, and second thing, if you see there is a huge pre-owned vehicle market for an ICE vehicle. Correct है. Second hand में there is a huge market हाँ. going on, which is not there इन द and इलेक्ट्रिक nothing in electric vehicle. And कोई भी आप देखिए अगर जो मिडिल क्लास जो है, ओके विच इज़ कमिंग फ्रॉम रूरल एरिया, ओके जहाँ पे मेजॉरिटी टू व्हीलर्स आर गेटिंग सोल्ड, बी इट हीरो और TVS और बजाज, वन ऑफ द की डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस द डिसीजन इज बेसिकली व्हाट इज़ द आफ्टर मार्केट वैल्यू. अगर मैं उसको वापस बेचने जाऊँ मार्केट में तो कितने में जाएगी. It is valid for 4-wheeler also, it is valid for 2-wheeler also. That entire data point itself is missing. And I know we are at early stage of the system where we cannot say right now, but think about that, we have already talking about recycling cells and recycling the entire battery. Okay, what about the vehicle? सही है. Okay. So for a normal middle class buyer, for him currently it's assumption that after 3-4 years I have to scrap this vehicle. That is a common assumption. अंडरस्टैंडिंग है आज. Understanding है. Okay. So that is a big problem that I think Friend people founders should can work solve. on. Yes, should work on. Figure out some innovative models of reusing those old vehicles somewhere in the ecosystem, so that once you start using those old models, there will be suddenly a huge push towards electrification. People will realize, okay, ठीक है, 5 साल बाद I can get some ROI from this vehicle, so I can buy new one. That can give Boost. a good push. That will to give you a this. boost. Yeah. That is the problem that I think fellow founders should definitely look on. Yes, Akshay. So it was an amazing conversation with you. I'm telling you that I have been doing podcasts since some time only, but this is going to be a one very interesting podcast that we are shooting. और मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे यकीन है कि मेरी ऑडियंस को भी बिल्कुल पसंद आएगा. एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर बिजनेस. मैं विश करता हूँ क्योंकि जितनी ईमानदारी से हमने बात की है और मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्सअप काफ़ी ईमानदारी से वो काम फील्ड में कर रहा है. आई कैन वाउच ऑन इट एंड आई एम बीइंग ए कस्टमर, सो आई अंडरस्टैंड द वे यू आर वर्किंग. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. Thank you so much, Sachin, for inviting me. It's been a lot of back and forth conversation earlier going on, but finally it was a great platform to speak to EV users, okay, and fellow EV ecosystem players. So thank you so much for inviting me. Great. And it was very nice talking to you and having a great discussion. थैंक यू अक्षय. Thank you so much. अगर आप इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन के बारे में वाकई में एक्साइटेड हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.